Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all will be fine. So let's start our today's lecture about week 11, which is lecture 21 and 22. The topic is design criteria and design of collection system. बेसिकली हम इसमें दो चीज़ें कवर करेंगे. पहला तो ये कि हम डिज़ाइन क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे कि वो कौन से डिज़ाइन क्राइटेरिया हैं जिनको हम सीरियस सिस्टम डिज़ाइन करने में फॉलो करेंगे. और दूसरा ये कि हम वो डिज़ाइन ऑफ कलेक्शन सिस्टम को देखेंगे ओवरऑल, इसकी जो गवर्निंग इक्वेशंस हैं उसको, उसका जो प्रोसीजर है, मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड, इस सारे को हम देखेंगे. आज हम बेसिकली इसका ओवरऑल कंप्लीट डिज़ाइन स्टडी करेंगे कि इसको डिज़ाइन कैसे किया जाता है सीरियस सिस्टम के और कौन से डिज़ाइन क्राइटेरिया को फॉलो किया. So first we will discuss design criteria for wastewater collection system. इसमें देखना है कि डिज़ाइन क्राइटेरिया है क्या चीज़. डिज़ाइन क्राइटेरिया और टेक्निकल स्टैंडर्ड्स बेसिकली include the prescribed directions, requirements, explanations, terms and provisions pertaining to the various features of work to be done or manner and method of performance. बेसिकली या तो हम इसको यूँ कहने की कोई डायरेक्शंस हैं या कोई रिक्वायरमेंट्स हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं, टर्म्स एंड प्रोविजंस हैं. फ्रॉम वेयर? फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, फ्रॉम टेक्निकल बॉडीज़ जो पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके लिए अपनी डिज़ाइन गाइडलाइंस देती हैं. ये बेसिकली गाइडलाइंस हैं या इनको हम मेथड्स और मैनर्स कह सकते हैं ऑफ परफॉर्मेंस. तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा. अब हम इसको ज़्यादा डिस्कस करते हैं कि इसमें मेजर कौन कौन सी पार्ट्स हैं जो उसके डिज़ाइन क्राइटेरिया डेवलप किया गया. इसमें जनरली मैं आपको बता देता हूँ, एक तो डिज़ाइन पीरियड हो गया, डिज़ाइन वेलोसिटीज़ क्या है, डिज़ाइन गवर्निंग इक्वेशंस क्या है इसकी, इसमें जो डिफरेंट ऑपरेटिंग प्रोवाइड करने हैं उनके लिए क्या प्रोविजंस हैं, क्राइटेरिया क्या हैं, वो कैसे प्रोवाइड करने हैं, उनको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, एंड सच. सो let's discuss about first design criteria, or first item of the design criteria, that is design period. इसमें डिफरेंट जो आपके स्ट्रक्चर्स इसमें हमें हैं, डिफरेंट वर्क्स हैं जो ओवरऑल सीवरेज सिस्टम के डिज़ाइन में या सीवरेज सिस्टम में जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स हैं उनके लिए डिज़ाइन पीरियड्स गिवन है. जैसे कि कलेक्शन वर्क्स हैं जिसमें सीवर्स हैं, आपकी पाइपलाइन है, बेसिकली ओवरऑल सीवर्स को हम जो ओवरऑल जो कलेक्शन सिस्टम है बेसिकली वो कह सकते हैं, जिसमें मैनहोल्स हैं, पाइप्स हैं, आपके इनलेट्स हैं, इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके लिए 25 ईयर्स डिज़ाइन क्राइटेरिया पीरियड जो है वो अकॉर्डिंग टू PHED क्राइटेरिया. एंड मोस्टली इसको हम इनडेफिनेट डिज़ाइन पीरियड के लिए इसको डिज़ाइन करते हैं. कि इसका रीज़न इसके पीछे हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली, ये जो सीवरेज सिस्टम है ये इजी टू हैंडल नहीं है, इजी टू कंस्ट्रक्शन नहीं है. कंस्ट्रक्शन इसकी बड़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें आपने किसी भी सोसाइटी में अगर प्रोवाइड करना है तो इसमें डेफिनेटली बहुत ही कहने के इसको एक्सक्यूलेशन करनी पड़ती है ओवरऑल स्ट्रीट्स में इधर उधर. तो ये है कि फिर एक दफ़ा ओवरऑल आपका जो डिसमेंटलिंग वर्क बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से इसको हम ज़्यादा पीरियड के लिए रखते हैं कि जब तक इसका लाइफ टाइम इसका हम ज़्यादा रखना पड़ता है. जो सीवर्स हम इसमें यूज़ कर रहे हैं उनका डिज़ाइन, उसकी जो डिज़ाइन लाइफ है वो ज़्यादा रखनी पड़ेगी डेफिनेटली. जो मैनुअल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उनको हमने उसकी
डिज़ाइन लाइफ जो है वो ज़्यादा रखनी पड़ेगी। इस वजह से ओवरऑल इसका 25 ईयर्स और प्लस 50 ईयर्स तक इसका डिज़ाइन पीरियड मिनिमम होना चाहिए। 25 ईयर और 50 ईयर्स के दरमियान आप रख सकते हैं। 50 ईयर ये है कि मोस्ट ऑफ द केसेस हम 50 ईयर्स पर डिज़ाइन करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू पीएचडी क्राइटेरिया वो इसको मिनिमम जो वैल्यू है उन्होंने 25 ईयर्स रखी है कि एटलीस्ट ये 25 ईयर्स की डिज़ाइन है। नेक्स्ट इज सिविल वर्क्स। सिविल वर्क्स लाइक पंपिंग स्टेशन पे जो हम एक ओवरऑल कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक रेजिडेंस प्लॉट कह लें, एक होम कह लें, या उसके लिए जो पंपिंग मशीनरी के लिए हम एक रूम बनाते हैं, और इस तरह के जो उसकी जो फेंसिंग है, उसकी जो सराउंडिंग वॉल है, वो सारी कंप्लीट करने के लिए उसके लिए मिनिमम वो जो 25 ईयर्स के लिए डिज़ाइन होते हैं। उसके बाद पंप्स एंड मशीनरी, इसके लिए जो भी मशीनरी यूज़ हो रही है, वॉल्स हैं वट एवर, और पंप्स जो है उनका मिनिमम डिज़ाइन क्राइटेरिया जो है 15 ईयर होना चाहिए, लेकिन जो ये रिकमेंडेड है, और हम 20 ईयर्स तक इसको 20 ईयर्स सेलेक्ट कर सकते हैं इफ सिस्टम इज वेल मेंटेन्ड। तो सिमिलरली ट्रीटमेंट वर्क्स की तरफ अगर हम आते हैं तो इसके लिए मिनिमम डिज़ाइन क्राइटेरिया 20 ईयर्स है कि जो ट्रीटमेंट प्लांट हम इंस्टॉल करेंगे अगर वहाँ पे, तो उसको जो डिज़ाइन क्राइटेरिया डेट इज़ 20 ईयर्स। ये मिनिमम है। अब इस पर आप देख सकते हैं कि आप कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, या उसकी डिज़ाइन लाइफ आप किसी और टाइप क्राइटेरिया से भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली वैसे 20 ईयर्स होती है, या इससे ज़्यादा ही हम रखते हैं, क्योंकि हम इसको अगेन एंड अगेन रिपेयर एंड मेंटेन और इस तरह की चीज़ें वो इम्प्रूव करके तो इसका डिज़ाइन लाइफ हम इंक्रीज कर देते हैं। फ्यूचर एक्सपेंशंस, फ्यूचर एक्सपेंशन मीन कि अगर सपोज करें कि हमने डिज़ाइन लाइफ हमारी 25 ईयर्स थी, सिविल सिस्टम कलेक्शन सिस्टम डिज़ाइन कर लिए, अब हम उसके लिए जो जितना भी राइट ऑफ वे है या पाथ उसके लिए सेलेक्ट किए हैं, उसको उसके लिए लैंड एक्वायर करनी पड़ती है। अब वो लैंड जो है वो आप इस तरह एक्वायर करें कि जो डिज़ाइन लाइफ है उससे नेक्स्ट 40 ईयर्स के लिए भी अगर एक्सपेंशन करना पड़ती है, वहाँ पे एक सेपरेट सिस्टम सीवर सिस्टम जो है वो डालना पड़ता है, या उसी को आगे आपने एक्सटेंड करना है, तो उसके लिए ज़्यादा आप एटलीस्ट जो है 40 ईयर्स के लिए एक्स्ट्रा उसके लिए लैंड परचेज करके रखें, ये इसकी फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए। अब मास्टर प्लान, ये गाइडलाइन है यहाँ पे, ये याद रखिएगा कि जो जितने भी ये कंस्ट्रक्शन वर्क है इसके लिए मास्टर प्लान प्रिपेयर करना मस्ट है। किसी भी सोसाइटी के लिए मास्टर प्लान बेसिकली वो प्लान है कि जिसमें आप 50 ईयर्स के लिए, या नेक्स्ट जो आने वाले आपके 100 ईयर्स हैं उसके लिए आप जो प्लानिंग करके रखते हैं कि आपने उसके कैसे चलना है। उसमें आप जो 50 ईयर्स के लिए, जब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका 50 ईयर्स डिज़ाइन पीरियड है या सिविल नेटवर्क का, तो ओवरऑल 50 ईयर्स के लिए उस सोसाइटी में या उस एरिया में जिसके लिए आप सिविल सिस्टम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, उसमें 50 ईयर्स तक जो भी डेवलपमेंट्स होनी है उन सब का एक प्लान बनाया जाता है। हम ये करेंगे नेक्स्ट ईयर में, और फिर उसको फेजेस में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, फेजेस में डिवाइड करने का पर्पज़ ये है कि हमारे पास जितना बजट है उसके अकॉर्डिंगली उसको यूज़ करते हुए, या 50 ईयर्स के लिए हमारे पास जो इनकम आनी है या जो बजट हम एलोकेट कर सकते हैं, उस सबको हमने फेजेस में डिवाइड करना है कि हम इस फेज़ में इतना बजट यूज़ करेंगे, इस फेज़ में इतना यूज़ करेंगे, या इसको दूसरे वर्ड में यूँ कह सकते हैं कि 5 ईयर्स में हम 50% ओवरऑल सीवेज सिस्टम जो नेटवर्क है उसका 50% की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट 5 ईयर्स में हम 25%, नेक्स्ट 5 ईयर्स में हम 25% करके इस तरह इसको डिवाइड कर देते हैं। तो next is sewage flow contribution. We have already discussed in detail about water demand. Now, sewage flow is basically linked with water demand, and for population up to 1 lakh or 100,000
The sewage flow contribution is 80% of average water consumption. And for population greater than 100,000, and 85% of the water consumption will be taken as sewage flow. This will be as average sewage flow. So we have already, I think, discussed in detail during flow estimation lecture, previous lecture. Now, peak factor. Whenever you are calculating sewage flow, then you need to understand peak factor, which is either calculated from Herman formula as discussed previously, or you can use this table of PHED. In this table, population in 1000 is given in first column, and in second column peak factor is given. And as we can say, up to 5000 population, the peak factor is 4.5, and 5 to 10,000 population peak factor is 4, and so on. And for population more than 100,000, a peak factor of 2 is suitable. This is also these calculations are also based on Herman formula as we discussed in previous lectures. So either you can use this table or you can use Herman formula for calculation of peak factor. Now, design flow criteria. बेसिकली जो हमने डिज़ाइन फ्लो सेलेक्ट करना है, एक तो ये है पीक ड्राई वेदर फ्लो जो है वो डेट इज़ फ्लो इनटू पीक फैक्टर। ये फार्मूला हमने प्रोवाइड किया हुआ कि आगे हमने देख लिया हुआ है, लेकिन अब हमने स्टैंडर्ड्स को डिस्कस कर रहे हैं तो हम इसको थ्रू डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली। अब स्टॉर्म वाटर अलाउंस फॉर पार्शली कंबाइंड सीवर्स, ये याद रखिएगा कि जो PHED है उसमें सिर्फ स्टॉर्म फ्लो और पार्शली सीवर फ्लो जो है, पार्शली सीवर सिस्टम, उस पार्शली कंबाइंड सीवर सिस्टम जो है उसके लिए अपनी गाइडलाइंस दी हैं। इसके अलावा जो सैनिटरी सीवेज है उसके लिए नहीं दी है। सो इसके लिए उन्होंने ये कहा है कि 50% ऑफ पीक ड्राई वेदर फ्लो will be selected as storm water allowance or storm water flow in northern areas of Punjab. And 33% of peak dry weather flow will be selected as storm water allowance or storm water flow in South Punjab. Now, WASA has developed another strategy that it says 100% of the peak dry weather flow will be equal to storm flow. WASA is basically this criteria is based on large cities mostly where WASAs are working. अब इसमें हम जो यूज़ करते हैं मोस्टली सिटीज़ के लिए वो यही 100% वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम फ्लो है और हम ज़्यादातर हम जो सिस्टम डिज़ाइन करते हैं वो ज़्यादा ओवर एस्टिमेट करके करते हैं ताकि वो इश्यूज़ जो है वो जनरेट ना हो। तो इस वजह से हमने बहुत सारा क्राइटेरिया मोस्टली फॉलो करना है। लेकिन अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में और साउथ पंजाब की तरफ कोई सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप ये फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगर तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं तो फिर तो आप इस पर आप समझें कि आप जो क्राइटेरिया में वैल्यूज़ गिवन है नॉर्थ पंजाब के लिए, साउथ पंजाब के लिए, वही यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप उसमें रेकमेंड करना चाहते हैं कि आप वैसा वाला क्राइटेरिया यूज़ करना चाह रहे हैं 100% वाला, तो आपको पहले उनसे परमिशन लेना पड़ेगी गवर्नमेंट से, जो भी उसकी फंडिंग एजेंसी है। नेक्स्ट इज प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ अब एक कॉर्नर गाइडलाइन वैल्यू दी है कि जो स्ट्रॉन्ग वाटर स्ट्रॉन्ग सीवर्स हैं उसके लिए या पार्शली कंबाइंड सीवर्स हैं उसके लिए प्रॉपर जो स्ट्रॉन्ग वाटर को ड्रेनेज को पर्टिनेंसेस जो उसमें हम प्रोवाइड करते हैं वो एडिक्वेटली प्रोवाइडेड हो। ये इसमें है कि जो ड्रेनेज पर्टिनेंसेस हैं वो अप्रोप्रिएट पॉइंट्स पे एडिक्वेटली प्रोवाइड किए।
नेक्स्ट इज इन्फिल्ट्रेशन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये वाले तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हुई है। 350 गैलन्स पर इंच पर डाया above subsoil water level, or if below what subsoil water level, then 700 gallons per inch per mile per inch dia per mile। तो ये जो बिलो सबसॉइल वाटर लेवल अगर सीवर्स हैं तो उसके लिए यूज होगा। सो वर्सेस इज अगर सीवर साइज 9 इंच टू 24 इंच है तो आप 5% ऑफ एवरेज सीवेज फ्लो को कंसिडर करेंगे एज इनफिल्ट्रेशन, एंड इफ डायमीटर of sewer is greater than 24 inches, then 10% of average sewage flow will be used as infiltration. Now comes towards another important parameter, that is design velocities. So design velocity को अगर हम easy words में कहें तो that is velocity which will keep suspended solids or particulate matter in suspension and will not allow it to settle in sewers। अब इसको हम सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी भी कहते हैं कि दैट इज सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी, दैट इज मिनिमम वेलोसिटीज जो कि are called self cleansing velocities must be maintained in sewers to avoid deposition of suspended solids and subsequent choking of sewers। Following self cleansing velocities are adopted for design for sanitary sewers: 2 feet per second, because organic particles की specific gravity 1.61 है। According to researchers, these guidelines values are selected, and 2 feet per second velocity is enough to keep inorganic particles in suspension, that those have specific gravity of 1.61। तो अब इससे अगर हम थोड़े इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स की तरफ आए तो वो हैवी होते हैं, उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 तक होती है। तो अब उनको मूव कराने के लिए, उनको सस्पेंशन में रखने के लिए हमें ज़्यादा वेलोसिटी की ज़रूरत है। तो डेट इज़ 3 फीट पर सेकंड, जो कि मिनिमम वेलोसिटी है जो इस साइज के पार्टिकल को या इस वेट के पार्टिकल को सस्पेंशन में रखेगी, तो वो है 3 फीट पर सेकंड। अब डेफिनेटली सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी अगर 2 फीट या इससे ज़्यादा है तो ज़्यादा इसको इन सब पार्टिकल को सस्पेंशन में रख सकती है, लेकिन हम इसको 2 फीट पे ही डिज़ाइन क्यों करते हैं, ये थोड़ा सा समझने की बात है। अब इसमें थोड़ा एक चीज़ अपना पॉइंट ध्यान में रखना है कि ये सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी में हम मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे हम वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं हमारा वियर एंटीरियर ऑफ सीवर्स या उसका जो हमारा कलेक्शन सिस्टम है वो इंक्रीज कर लेते हैं। ज़ाहिर है जितना वो ज़्यादा उसकी वेलोसिटी होगी, उसकी फोर्स ज़्यादा होगी, वो सीवर्स के मटेरियल को क्रोड ज़्यादा करेगी, उसमें वियर एंड टियर ज़्यादा काम करेगी। सो हम वो वैल्यूज़ लेते हैं जो मिनिमम वैल्यूज़ हैं, जो इन इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स और ऑर्गेनिक पार्टिकल्स को सस्पेंशन में रखती हैं। तो वो सीवर्स के लिए 2 फीट पर सेकंड है, स्ट्रॉन्ग सीवर्स के लिए 3 फीट, जो सैनिटरी सीवर है उसके लिए 2 फीट पर सेकंड, while storm sewers 3 feet per second, and for partially combined sewers it's average of about 2, that is 2.5 feet per second। So this is basically specific gravity sum of organic plus inorganic particles। अगर 50% inorganic है और 50% ही ऑर्गेनिक है तो इन दोनों का जो हमारा सम है वो अगर हमने 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। तो हम इसको जो इसकी जो वेलोसिटीज़ हैं उनको भी हम 2 पे डिवाइड करके जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आती है वो हम इसमें यूज़ करते हैं। अब ज़ाहिर है कि हिली एरियाज़ में जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे स्लोप का इशू होता है कि मोस्टली ये आती है कि स्लोप वहाँ पे ज़्यादा होती है, मोस्टली नेचुरल जो ड्रेनेज है वो ज़्यादा है, तो हमें सीवर्स की स्लोप भी उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करनी पड़ती है थोड़ी सी। तो उसमें हम मैक्सिमम वेलोसिटीज़ जो है वो 7 फीट पर सेकंड तक प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हम वहाँ भी प्रोवाइड नहीं करेंगे। अगर हमारे पास स्लोप ज़्यादा बन रही है, स्लोप ज़्यादा है, इट मीन्स वेलोसिटी ज़्यादा आएगी।
तो वेलोसिटी अगर ज़्यादा है तो उसको फिर हमने उसकी स्लोप को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। वो हम आइदर वहाँ पे फिलिंग करके करें या हम उसका ओपन जो अबव सरफेस में है सीवेज को ले डाउन करके करें। ये हम बाद में बहरहाल इसको हम बाद में देखेंगे जब हम इसका थोड़ा सा जब हम इसको डिज़ाइन कर रहे होंगे एक्चुअल इसकी जब हाइड्रोलिक प्रोफाइल बना रहे होंगे तो वहाँ पे हम इसको थोड़ा देखेंगे। अब मैक्सिमम वेलोसिटीज ये तो हिली एरिया की बात थी। अब जो नॉर्मल एरियाज भी हैं वहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटीज should be less than 8 feet per second or 2.4 meter per second according to EW Steel page 357। अब हम उसको ज़रा देखें तो वहाँ पे उन्होंने उसको बता दिया है, ये PhD की बात थी तो उन्होंने भी इस EW Steel के अकॉर्डिंग भी 8 फीट पर सेकंड से ज़्यादा वेलोसिटी नहीं होती। अब अगर इससे ज़्यादा होगी तो क्या होगा, सॉलिड्स इन वेस्ट वाटर हैव अब्रेसिव करेक्टर। अब जो वेस्ट वाटर में सॉलिड्स हैं जैसे कि इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स भी हैं ऑर्गेनिक भी हैं, जब वो मूव कर रहे होते हैं तो वो ज़ाहिर है कि उसके जो सीवर्स हैं उनकी सरफेस से कोलाइड करते हैं। अब कोलिजन जो है उससे वहाँ पे एब्रेसिव एब्रेजन जो है वो काज होती है इसमें एक्सेसिव वियर पाइप्स में आकर एट हाई वेलोसिटीज। तो ये इसमें प्रॉब्लम पेश आ सकती है। इसके अलावा इसको हम यूँ कहें कि इस तरह से ज़्यादा वेलोसिटी जो है उसको अवॉइड करना होगा। मस्ट बी अवॉइडेड मीन लाजमी अवॉइड करें वरना आपका जो कलेक्शन सिस्टम है उसकी डिज़ाइन लाइफ अचीव नहीं हो सकेगी, तो पहले ही खराब हो जाएगा। इसको हम स्क्रैपिंग और वियरिंग अवे भी बोलते हैं कि ये वाला जो वेलोसिटी हाई वेलोसिटीज पे जो डैमेज काज होता है उसको स्क्रैपिंग या वियरिंग अवे भी आप इसको टर्म यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। नाउ लेट्स डिस्कस डिज़ाइन फ्लोज ब्रीफली। हम ऑलरेडी डिज़ाइन फ्लो एस्टिमेशन कर चुके हैं तो इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ करें। सो according to PhD criteria, design flow for partially combined sewers will be equal to peak sewage flow plus storm flow plus industrial flow plus infiltration. Now all others are well known, but इंडस्ट्रियल फ्लो की अगर बात करें थोड़ा सा तो ये है कि ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि या तो अगर आपकी कोई बहुत बड़ी सोसाइटी है उसमें थोड़ी सी इंडस्ट्रीज हैं तो वो हम फिर इसको ज़्यादा से कंसिडर नहीं करते। ओवरऑल सोसाइटी में जितना भी आपके पास एवरेज चल रही है उसी को यूज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप यूज़ कर उसको जो है फ्लो कैलकुलेट करते हैं। लेकिन आप इसको सेपरेटली देख सकते हैं कि जितनी भी इंडस्ट्रीज मास्टर प्लान में है या वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं तो उन सब का जो एक्चुअल फ्लो है वो आप इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, वो वाला फ्लो इसमें ऐड कर दिया जाता है और वो कैलकुलेट किया जाता है प्रॉपर और उसको फिर ऐड करते हैं। बाकी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली प्रीवियस लेक्चर में, आप उसको देख सकते हैं। सेकंड इज ड्रेनेज और स्ट्रॉन्ग सीवर्स। अब इसके लिए ज़्यादा हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि जो डिज़ाइन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली रैशनल फार्मूला मोस्टली यूज़ होता है इसके लिए, दैट इज क्यू इज इक्वल टू सी आई ए एज डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट जो डिस्कस करने का है अकॉर्डिंग टू PhD क्राइटेरिया, इंटेंसिटी वैल्यूज आर फिक्स्ड। If you are going to design storm sewers for southern areas तो आपने उसके लिए जो इंटेंसिटी सेलेक्ट करनी है दैट इज 1/30 इंचेस पर आवर। आप जब डिज़ाइन करते हैं सिस्टम को तो आपने 1/30 इंच पर आवर डिज़ाइन जो इंटेंसिटी है वो सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे आप टाइम इनलेट टाइम और जो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन है वो फाइंड आउट नहीं करते। आप सिर्फ एरिया कैलकुलेट करते हैं, जितने एरिया के लिए पार्टिकुलर जो आप सीवर है डिज़ाइन कर रहे हैं उस एरिया को आप इस इंटेंसिटी और जो उसका कोफिशिएंट है उस एरिया का, सिर्फ दो चीज़ें आपने फाइंड करनी होती है वहाँ पे। उस एरिया के लिए जो पार्टिकुलर कोफिशिएंट है सी वैल्यू एंड आई वैल्यू यहाँ से सेलेक्ट होगी प्लस एरिया, वो आपने कैलकुलेट करना है। तो इन तीनों का आप यूज़ करके आप वो सिस्टम डिज़ाइन करते हैं और यहाँ पे इनलेट टाइम और ये चीज़ें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनलेट टाइम या टाइम ऑफ कंसंट्रेशन हम सिर्फ इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सिटीज़ जो हैं और स्मॉल टाउन्स वहाँ पे आप 1/4 इंचेस पर आवर सेलेक्ट करेंगे इंटेंसिटी को, वाइल फॉर लार्जर सिटीज़
intensity of 1/2 inches per hour is enough. तो ये अब इसमें मैंने जो PhD वालों ने इसको फिक्स कर दिया है। सो हमारी जो लेंथ की कैलकुलेशन हैं थोड़ी, जो कि ज़्यादा हमने इसमें इनलेट टाइम और फार्मूलाज वगैरह लगा के वो करना है, तो वो हमारी इसमें से रिमूव हो जाती हैं। लेकिन जो अब यहाँ पे फिक्स है वैल्यूज, वही हम यूज़ करते हैं इंटेंसिटी की, और हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। हम सिर्फ कम्युलेटिव एरिया कैलकुलेट करते आते हैं और उसके साथ इंटेंसिटी मल्टीप्लाई करते हैं और कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास ओवरऑल जो फ्लो है वो पर हर सीवर के लिए कैलकुलेट हो जाएगा। नाउ लेट्स डिस्कस मैनहोल प्रोविजन एंड स्पेसिंग। The question arises where manholes are provided. Manholes basically used for cleaning and inspection of sewage system. तो इनको प्रोवाइड कहाँ पे करेंगे? Manholes should be provided at every change of alignment. अगर तो आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो आप वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। चेंज इन साइज ऑफ पाइप, अगर पाइप का साइज चेंज हो रहा है तो वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। और एट जंक्शन, या कोई भी जंक्शन आ रहा है तो वहाँ पे भी आप इसको प्रोवाइड करेंगे। अब तीनों को ज़रा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अलाइनमेंट चेंज मीन डायरेक्शन को चेंज जब आप करेंगे, कि आप डायरेक्शन जब भी चेंज करेंगे तो वैसे नहीं है कि आप कोई एल्बो वगैरह यूज़ कर देंगे इस तरह, वहाँ पे आपको प्रॉपर मैनहोल प्रोवाइड करना होगा। या आपका पाइप का साइज चेंज हो रहा है, 9 इंच की लाइन आ रही है तो उसके आगे आपने 12 इंच लाइन प्रोवाइड करनी है, तो ज़ाहिर है वहाँ पे भी आपको फिर इसके लिए मैनहोल प्रोवाइड करना पड़ेगा। और एट जंक्शंस, या जहाँ भी कोई जंक्शन आ रहा है, जहाँ पे भी 2 या 3 सीवर्स आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको नेक्स्ट इज ड्रॉप मैनहोल। ड्रॉप मैनहोल प्रोवाइड करने का, ड्रॉप मैनहोल जहाँ पे भी आपका जो ड्रॉप है वो 3 फीट से ज़्यादा होगा। ड्रॉप याद रखना, 3 फीट से ज़्यादा होगा। सपोज कि आपका एक मैनहोल है जहाँ पे एक आपका सीवर ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ पे जो ऑलरेडी आपकी जो स्लोप आई है वो 3 फीट अबव है, जो बॉटम आपकी सीवर वहाँ पे गुजर रही है वहाँ से, तो आपने फिर ये नहीं होना कि आपने उसी स्लोप पे उसको प्रोवाइड कर देना, आपने उसको बॉटम पे ले जाना है। आपका जो फ्लो है वो बॉटम तक जाना चाहिए, जो आपका वेस्ट वाटर है वहाँ ज्वाइन करे दूसरे मैनहोल को, तो उस पर्पज़ के लिए आपने फिर ड्रॉप मैनहोल प्रोवाइड करना होता है। और इसको हम डिस्कस करेंगे अपनाटिनेसिस सेक्शन में। प्रॉपर इसके जो डायग्राम्स हैं, इसकी जो आगे इसकी एक्सप्लेनेशन हैं वो प्रोवाइड करूँगा वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल हम डिज़ाइन क्राइटेरिया सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए ये काफ़ी है। और प्लस मैंने इसमें जो स्पेसिंग्स का एक टेबल दे दिया है, जिसमें PhD डिज़ाइन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली जो डायमीटर है सीवर्स का, उसके अकॉर्डिंगली जो मैक्सिमम स्पेसिंग जो अलाउड है आपके एक सीवर एक मैनहोल से दूसरे मैनहोल तक, वो इस टेबल में गिवन है। The PhD recommends that if 9 inches sewer is designed, then maximum allowable space for between two manholes is 50 feet. For 12 inches it is 100 feet, and for 15 inches it is 150, and for 18 inches it is 200 feet spacing that is allowed between two manholes, consecutive manholes. अब अगर above 60 inches डाया सीवर है तो उसके लिए 500 फीट तक स्पेस भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर जो हमारा नॉर्मल, आपको याद रखना आपने कि जो नॉर्मल ट्रेंड है जो यूज़ कर रहे हैं इन पाकिस्तान और ओवरऑल सीवर सिस्टम डिज़ाइन और इसके लिए जो प्रोविजन है वो 100 फीट के हैं, कि हम जो सीवर है वो 100 फीट पे प्रोवाइड करते हैं। सॉरी, जो मैनहोल्स हैं वो 100 फुट स्पेसिंग पे प्रोवाइड करते हैं। इससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते, कम यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव एडवांस मशीनरी, और हमारे पास जो क्लीनिंग
इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है बिकॉज ऑफ जो हमारी वेलोसिटीज है वो मीट हो नहीं पाती, तो हमारे पास मोस्टली ये होता है कि वहाँ पे जो डिपोजिशन है वो हो जाती है, जिसको क्लीनिंग फ्रीक्वेंटली करनी पड़ती है, जिस वजह से हम इसकी स्पेसिंग 100 फीट से ज़्यादा नहीं रखते। और अगर हम मैनहोल्स की जो कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें, तो जो कंस्ट्रक्शन है ये बेसिकली मैनहोल्स ब्रिक मैसनरी जो है उसको यूज़ किया जाता है इसके लिए। और जो मोर्टार है सीमेंट टू सैंड रेशियो का, दैट इज़ 1:3 यूज़ की जाती है मोस्टली इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और अब तो जो है कि प्री कास्ट आरसीसी मैनहोल्स भी अवेलेबल हैं, जो मोस्टली अभी लाहौर सिटी में या ऑरेंज लाइन ट्रेन का जो इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम बनाया है, आप उसको देखें वहाँ पर उन्होंने प्री कास्ट आरसीसी मैनहोल्स यूज़ किए हैं बिकॉज ऑफ इट रिजल्ट्स इन क्विक कंस्ट्रक्शन। तो अगर तो वो उसको बकायदा बनाए, मैसनरी स्ट्रक्चर बनाए, तो वो खुद कंस्ट्रक्ट करें तो उस पर टाइम लगेगा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है टाइम। तो ये प्री कास्ट मैनहोल्स जो है वो यूज़ करते हैं। For manholes under subsoil water, RCC core wall should be provided in the manhole. अब जहाँ तक तो वाटर टेबल आ रहा है, आप वहाँ पे RCC कोर वॉल जो है वो लाजमी प्रोवाइड करें ताकि इनफिल्ट्रेशन को मिनिमाइज किया जा सके। तो इसके अलावा जो इसकी थिकनेस है, वॉल की थिकनेस, अब सीवर्स इसका जो मैन होल है ज़्यादा प्रोवाइड करना है, उसकी वॉल की कोई थिकनेस भी होगी। तो इसकी रिकमेंडेशन अकॉर्डिंग टू डेप्थ है कि अगर तुम्हारे पास जो 8 फीट डेप्थ है मैन होल की, तो आप 9 इंच थिक वॉल जो है वो दैट इज इनफ। और अगर 9 फीट टू 8 सॉरी 8 फीट टू 15 फीट डेप्थ है, तो उसके लिए 13.5 इंचेस टू 9 इंचेस। अब 13.5 इंचेस बॉटम में और 9 इंचेस टॉप पे। आप इसी तरह ऊपर एक इसको पैरामिड टाइप कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसके अलावा आप इसको हम ज़्यादा इसका अभी मैंने डायग्राम वगैरह ऐड नहीं की, हम सीवर अपॉर्चुनिटीज में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं फिर अभी तो फिलहाल हम डिज़ाइन क्राइटेरिया कोई डिस्कस कर रहे हैं। अगर 18 इंचेस जो थिकनेस है वो प्रोवाइड करनी है, 18 इंचेस टू 13.5 इंचेस, वो जो सीवर 15 फीट टू 20 फीट डेप्थ में है, तो उसके लिए हम 18 इंच से 13.5 इंचेस तक वॉल थिकनेस जो है प्रोवाइड करते हैं। अब जो मैन होल की डिमेंशंस हैं वो अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ सीवर्स वो गिवन है इस टेबल में, ये भी पीएचईडी रेकमेंड करता है। अब इसमें अगर तो 9 इंच टू 12 इंच आपका साइज है सीवर का, तो 2 फीट बाई 2 फीट मीन के स्केयर टाइप मैन होल इज रिकमेंडेड, कि आप उसमें उसको स्केयर टाइप 2 फीट बाई 2 फीट का एक होल बना सकते हैं वहाँ पे, दैट इज इनफ। क्योंकि ये मोस्टली जो 9 इंच टू 12 इंचेस सीवर डाया है वो मोस्टली लेटरल्स में होता है, तो उसके लिए यही काफ़ी है। लेकिन अगर 12 टू 21 इंचेस तक डाया है, तो आप इसमें 4 फीट डाया तो प्रोवाइड करेंगे मैन होल का। और अगर 24 टू 30 फीट सॉरी 30 इंचेस आपकी जो सीवर साइज है, उसके लिए 5 फीट डाया जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है आपका जो मैन होल है उसका। इसी तरह बाकी भी जो 72 इंचेस तक अगर हम जाते हैं, तो वहाँ पे 9 फीट डाया का जो मैन होल है वो प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज अ बिगर मैन होल। क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर है कि आपको बहुत बड़ा सीवर है, तो उसके लिए मिनिमम इतना डाया तो प्रोवाइड करना पड़ेगा। नाउ लेट्स डिस्कस सीवर प्रोविजन। इट्स बेसिकली रिलेट्स विद कंस्ट्रक्शन ऑफ सीवरेज सिस्टम। इसमें जब हम पाइप ले डाउन कर रहे होते हैं तो आपको कौन सी गाइडलाइन फॉलो करनी है। इसमें मिनिमम अर्थ कवर जो है वो 3 फीट होना चाहिए, आपने इतना कवर प्रोवाइड करना है। और उसके बाद आपको जो सीवर बेडिंग है वो जब प्रोवाइड आप कर रहे होते हैं, तो उसमें 9 इंच टू 12 इंच डायमीटर के लिए इन केस ऑफ अबव सॉइल वाटर, 9 इंच टू 12 इंच डायमीटर पाइप के लिए सैंड बेडिंग इज प्रोवाइडेड। For sievers 15 inches dia and above, crushed stone 1/4 inch to 1 inch
साइज जो स्टोन है वो प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा बिलो सब सॉइल वाटर अगर आपकी कंडीशन आती है तो उस केस में आपने इधर PCC विद 1:2:4 और RCC with 1:2:4 beddings are provided. Bedding thickness be such that it balances the buoyancy of the water. अब जो वाटर की buoyancy है उसको वो मैनेज कर सके, उसको बैलेंस कर सके। ये ना हो कि आपका जो वाटर है वो जब नीचे से पुश करेगा इसको, ये इसकी जो सेटलमेंट या इसमें इस तरह के इशू ना है उसको हम सेव करने के लिए इतने इसकी थिकनेस प्रोवाइड करते हैं, वो मस्ट है। स्लाइड में भी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें बिलो सब सॉइल वाटर कंडीशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें हमने जो PCC बेडिंग है वो उस वक्त प्रोवाइड करनी है जब आपका अंडरग्राउंड स्ट्रेटा जो है वो सैंड हो, और RCC बेडिंग उसमें प्रोवाइड करनी है जब सिल्ट और क्ले जो है वो प्रीडोमिनेंट हो, उस वक्त आपने वहाँ पे RCC बेडिंग प्रोवाइड करनी है। और स्पेशल सीवर जॉइंट्स का प्रोवाइडेड अंडर वाटर टू कंट्रोल इनफ्लो ऑफ ग्राउंड वाटर इनटू सीवर टू जॉइंट्स। तो ये स्पेशल सीवर जॉइंट्स उसमें आप जब सब बिलो सब सॉइल कंडीशंस हैं तो आपने प्रोवाइड करने होते हैं। इसके अलावा स्टैंडर्ड बेडिंग डिज़ाइन बाय PHED आर नॉर्मली अडॉप्टेड। बेडिंग की जो डिज़ाइन है वो आपको इंशाल्लाह जब स्पीवर अपार्टमेंट से हम डिस्कस कर रहे होंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी टाइप्स की बेडिंग्स यहाँ पर यूज़ होती है। नेक्स्ट इज, अब जो सीवर्स हैं, सीवर पाइप्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं कि जब हम सीवर्स को प्रोवाइड करते हैं तो उनमें कौन सी टाइप्स हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से। RCC पाइप्स, इसमें ASTM स्टैंडर्ड जो कि आप इसको बेटर अंडरस्टैंड करते हैं, क्लास 2 या C76 क्लास जो है एज अमेंडेड बाय PHED। तो PHED ने इसको अमेंड भी किया हुआ है, इस क्लास को आप यूज़ करते हैं नॉर्मली। और अगर क्लास 3 पाइप आप यूज़ कर रहे हैं तो डिसीजन टू बी टेकन एज पर स्पेसिफिक साइट कंडीशन, तो उसके लिए साइट कंडीशन को देखना होगा। जब आप ASTM स्टैंडर्ड्स को डाउनलोड करके उसको आप देख सकते हैं, वहाँ पे ये इसकी जो स्ट्रेंथ है इनकी क्या है या इनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरह से होती है। ASTM पाइप्स क्लास 2 और C76। अब मिनिमम साइज ऑफ द सीवर शुड नॉट बी लेस देन 9 इंचेस नॉमिनल डायमीटर। ये आपने ध्यान में रखना है, 9 इंच से ज़्यादा कम साइज नहीं होना चाहिए सीवर का। पाइप रफनेस कोएफिशिएंट ranges from 0.013 to 0.015, that is basically n value for Manning's equation। और यहाँ पे मैंने जो सीवर्स अवेलेबल है मार्केट में उनके जो डायस अवेलेबल है वो मैंने प्रोवाइड इसमें मेंशन कर दी हैं, दैट इज 9 इंचेस टू 42 इंचेस। और स्पेशल भी हैं जो 60 इंचेस, 75 इंचेस, 80 इंचेस ऑन। आगे इस तरह के रिसीवर्स आपके पास अवेलेबल हैं जो आप मार्केट में, लेकिन ये बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत बड़ी सोसाइटी है तो उसके लिए डिज़ाइन होते हैं, वरना यहाँ तक इनफ है। तो ये इसके जो कमर्शियली अवेलेबल डायर हैं वो जी मैंने इसमें मेंशन कर दिए, ये आप यूज़ कर करेंगे जब आप इसकी डिज़ाइन जो है परफॉर्म कर रहे होंगे। नाउ डिज़ाइन इक्वेशंस, what are basically Gorlin equations that are used for design of sewer system. So basically sewer system are designed using open channel flow equation, that is Manning equation। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है डिस्कस करने का कि हम जो सीवर्स जब हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो हम ओपन चैनल फ्लो अज्यूम करते हैं, बिकॉज ये फ्लो अंडर ग्रेविटी है, ये बाई फोर्स नहीं है, बाई प्रेशर नहीं है। तो अगर प्रेशर प्रोवाइड किया जाएगा तो ज़ाहिर है डेफिनेटली उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी, सो ऑन, कुछ भी इसमें हो सकता है। लेकिन पॉइंट इज जो सीवर्स डिज़ाइन करते हैं ये फ्लो करते हैं अंडर ग्रेविटी, तो इसके अकॉर्डिंगली इसको हम ओपन चैनल कंसीडर करते हैं। तो इसके लिए हम मैनिंग्स इक्वेशन जो है वो यूज़ करते हैं, दैट इज V इज इक्वल टू 1.49/n इंटू R रेज़ टू द पावर 2.3 इंटू S रेज़ टू द पावर 1/2।
Yeah, that is managed equation in FPS system, and V is equal to 1 over n into the r raised to the power 2 over 3 into s raised to the power 1 over 2 for Manning's equation in System International version. Manning was an Irish engineer, definitely ये एक Irish engineer था, उसने ये 1889 में ये equation develop की है. That is, इसमें अगर हम जो इसके पैरामीटर हम देखें तो v is equal to velocity feet per second or meter per second, r is hydraulic mean depth, that is equal to d by 4 when pipe is flowing full and its राउंड शेप पाइप, अगर ओपन चैनल फ्लो है तो उसके अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करना होगा. ये डिफरेंट अगर शेप्स हैं इसकी तो जो एस है दैट इज स्लोप ऑफ सीवर यूनिटलेस, एम इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ रफनेस फॉर पाइप, that is 0.012 for RCC pipes. Now, one thing you must keep in mind that sewers are designed on the assumption that they are flowing full. In actual practice, sewers always flow partially full. Detailed discussion अभी हम इसकी करेंगे, अभी भी आगे नेक्स्ट जब हम इसको डिज़ाइन करेंगे, लेकिन हमने ऑलरेडी भी इसको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया हुआ है थ्रू डायग्राम्स के. नॉर्मली जो है सीवर्स वो पार्शली फ्लो कर रहे होते हैं, और जब स्टॉर्म अकर होता है तो जो रन ऑफ है जनरेट होता है तो उस वक्त वो फुली फ्लो करते हैं. अब ये सॉरी मैं बताना भूल गया था कि मैनिंग्स इक्वेशन बेसिकली यूज होती है तो इसमें वेलोसिटी हमारे पास डिजाइन क्राइटेरिया से आ जाती है. आर जो है वो हमने जो वेलोसिटी हमारे पास आ जाती है तो उससे हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं डायमीटर, तो डायमीटर आ गया तो हमारे पास आर आ गया, और इसके बाद हमारे पास सिर्फ स्लोप होती है जो हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं कि कितनी स्लोप प्रोवाइड करनी है. सो अब हम डिस्कस करते हैं सीवेज डिस्पोजल स्टेशन. इसकी मेजर पॉइंट है इसमें लोकेशन और इसके बाईपास अरेंजमेंट्स, दो चीज़ों के लिए गाइडलाइंस हैं. लोकेशन should be where sewage water can be safely, economically and hygienically disposed of into permanent and final disposal, preferably through some receiving natural water body. अब इसमें सेफली भी, इकोनॉमिकली भी एंड हाइजीनिकली भी डिस्पोज ऑफ मीन कि आपको एक प्रॉपर डिस्पोजल पॉइंट जो है वो सेलेक्ट करना होगा. मोस्टली रिवर्स और कनाल्स आर यूज, और अगर आपकी तो इसको ट्रीटमेंट प्लांट प्रोवाइड करते हैं उसके बाद इसको डिस्पोज करते हैं ये बेटर है. इसके अलावा वहाँ पे बाईपास अरेंजमेंट्स जो हैं वो मस्ट हों ड्यू टू एमरजेंसी सिचुएशंस. वहाँ पे हमें बाईपास अरेंजमेंट्स प्रोवाइड करना पड़ती हैं. बाईपास मीन कि जब आपका जो वेस्ट वाटर है या सीवेज आ रहा है उसको आप वेट वेल में या स्क्रीनिंग चैम्बर जो आपने वहाँ बनाया हुआ उसमें जाने से रोकने के लिए एक लहरा से सेपरेट बाईपास अरेंजमेंट बना देते हैं, और वहाँ से आप डायरेक्ट वेस्ट वाटर जो है वो डिस्पोज ऑफ कर देते हैं. सीवेज डिस्पोजल स्टेशन को मज़ीद कंटिन्यू करते हैं. इसमें हम देखते हैं कि मल्टीपल जो पंप्स हैं वो प्रोवाइड होते हैं. इसमें one that could pump average sewage flow, one that could take larger than average sewage flow. Larger than average sewage flow means either it is maximum or peak flow, and both combined could pump peak flow. अब दोनों को मिला के आप पीक फ्लो भी पंप कर सकें. नॉर्मली ये होता है कि हम जो जिसका डिज़ाइन कर रहे होते हैं पंपिंग स्टेशन का, तो हम इसमें पीक फ्लो को कंसिडर करके डिज़ाइन कर रहे होते हैं. जो फ्लो पंप का लिया जाता है दैट इज टेकन एज पीक फ्लो, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको जब डिज़ाइन करते हैं उसके बाद हम जब कंडीशन ये होती है कि मिनिमम फ्लो आ रहा है या एवरेज फ्लो आ रहा है या मैक्सिमम फ्लो आ रहा है तो उसके लिए प्रोविजन प्रोवाइड कर दी जाती हैं, पंप्स प्रोवाइड किए जाते हैं. ये इसका बेसिक प्रोसीजर है और हम डिस्कस करेंगे. स्टैंड बाई पंप्स मस्ट बी प्रोवाइडेड हैविंग कैपेसिटी 50% ऑफ पीक सीवेज फ्लो. पीक सीवेज फ्लो की कैपेसिटी का 50% जो है वो स्टैंड बाई अरेंजमेंट्स होनी चाहिए.
और ये इन केस ऑफ एमरजेंसीज है, इतना हम उसमें प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद alternate source of energy must be provided in the form of diesel incinerators। अब ये भी गाइडलाइंस में गिवन है कि आपने अल्टरनेटिव सोर्स भी प्रोवाइड करना है कि अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर होता है, तो आप फिर इसको डीजल इंजन पे चला सकें और उसको सेफली डिस्पोज ऑफ कर सकें। अब इसमें जो डिटेंशन टाइम है फॉर वेट वेल्स, अब ये हम पंपिंग स्टेशन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। वेट वेल्स बेसिकली हमने बल्कि डिस्कस कर भी लिया है इसको थोड़ा सा कि इसको क्यों प्रोवाइड किया जाता है प्रीवियस लेक्चर। तो इसके लिए जो डिटेंशन टाइम सिलेक्शन है वो इसका क्राइटेरिया है, इसमें पीएचडी क्राइटेरिया गिवन है। अगर तो अप टू 25,000 पॉपुलेशन, इसको पॉपुलेशन के साथ रिलेट किया गया, तो आप 10 मिनट्स डिटेंशन टाइम प्रोवाइड करते हैं। अगर 25 टू 50 मिनट्स है तो आप 5 मिनट प्रोवाइड करते हैं। अगर पॉपुलेशन 150,000 टू 100 तक लाई करती है तो आप 4 मिनट्स, और इसी तरह अबव 2 लाख 2 मिनट्स डिटेंशन टाइम प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, अब इसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आपका जो वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर आ रहा है या फ्लो आ रहा है वो आपका इंक्रीज हो रहा है। अगर आप इसमें मिनिमम 30 मिनट्स, जो कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, इस बार स्मॉल स्टडीज के लिए इतना आप रखते हैं 30 मिनट डिटेंशन टाइम आपका मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब आप वो ही प्रोवाइड कर देते हैं तो आपका वॉल्यूम वेट वेल का बहुत इंक्रीज कर देता है, क्योंकि फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे जब आप 30 मिनट प्रोवाइड करेंगे तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा, जिससे आइदर आपको उसका सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा या उसकी डेप्थ। तो इसलिए आप फिर उसको ज़रा अवॉइड करते हैं और उसमें आप ये प्रेफर करते हैं कि कॉन्टिन्यूस पंपिंग होती रहे, इंस्टेड कि हम इसका बड़ा वॉल्यूम, क्योंकि लैंड एक्वायर जो करनी पड़ती है वो ज़्यादा होती है, प्लस उसमें कुछ और इश्यूज होते हैं। तो पंप तो आपने करना ही करना है उसको जितना भी आ रहा है, तो आप फिर उसको ये करते हैं कि आप ऐसे पंप इंस्टॉल करते हैं ताकि वो जो कंटिन्यूसली रन करते रहें। अगर स्मॉल सोसाइटीज़ के लिए ज़्यादा अपने डिटेंशन टाइम आप ज़्यादा रख सकते हैं, जैसे कि 5,000 पॉपुलेशन है इतनी, तो फिर आप इसमें डिटेंशन टाइम ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा फिजिबल है, ताकि उसका एक अप्रोप्रिएट वॉल्यूम आ जाए वेट वेल का, वरना वॉल्यूम भी बहुत कम हो जाता है। अब पंप्स की टाइप डिस्पोजल स्टेशन में क्या होनी चाहिए? इसमें हॉरिजॉन्टल शाफ्ट पंप हो सकते हैं जो सेंट्रीफ्यूगल है, सबमर्सिबल पंप हो सकते हैं, या कॉर्डन शाफ्ट पंप हो सकते हैं। इसमें ऑल पंप्स शुड बी कैपेबल टू डिस्चार्ज सॉलिड्स फ्रॉम 2 to 3 इंच डाया और 3 इंच साइज। अब इसका ये है कि अगर तो आप उसके जो प्रोपेलर हैं पंप के वो इतने ज़ाहिर, जब प्रोपेलर्स जो पंप है, पंप के प्रोपेलर्स हैं उसमें से जब ये इस तरह के पार्टिकल्स जो इतने बड़े साइज के हैं पास आउट करेंगे तो उसको डैमेज करेंगे, उसको वीर एंड टियर करेंगे, तो उसकी जो मटेरियल है वो इस टाइप का होना चाहिए कि वो इनको इन जो इस टाइप के पार्टिकल्स हैं, एक तो उनको वहाँ से पास करे और दूसरा इनसे डैमेज का उसका जो चांस है वो कम है। सो डिज़ाइन क्राइटेरिया इज नाउ क्लियर, आई थिंक ओके, हमने सारा डिस्कस कर लिया है ओवरऑल। तो अब हम आते हैं ज़रा सीवरेज सिस्टम डिज़ाइन की तरफ कि अब हमने इसकी जो डिज़ाइन कैलकुलेशन है जो कलेक्शन सिस्टम की वो क्या है उसको हम देखेंगे। सो इसके ओवरऑल स्टेप्स कौन कौन से हैं, उसमें ओवरऑल जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है इसको डिज़ाइन करने का वो क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। Steps for the design of sewers. These include survey, mapping, and data collection. That's first step. After doing this, we move towards second step, that is design consideration, formulation of design criteria. Then, as we already discussed about design criteria, then actual design. Now we will uh, calculate sewer sizes, sewer dias, or you can say slopes of sewers. Then we will move towards preparation of drawings and bill of quantities. Then subsequent modifications if any.
So let's discuss first point, that is survey, mapping and data collection. First point is, इसको मैंने A का नाम दिया, that is A, that is map available, okay. If not, conduct survey and develop map. Mark following details on map. इसको अगर मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि अगर तो आपको सोसाइटी जो कंप्लीट मैप देती है जिसमें ये जो बिलो मेंशन डिटेल्स गिवन है, तो फिर तो आपको ज़रूरत नहीं है, फिर ओके आप उसी को यूज़ करके इसको सिस्टम डिज़ाइन कर देते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आपने फर्स्ट स्टेप इसमें ये करना है कि ये वाला मैप डिवेलप करवाना है थ्रू सर्वेयर्स, या आप इसमें खुद भी शामिल होंगे, उसमें कंप्लीट डिटेल जो है इसकी वो देखेंगे। इसमें स्ट्रीट लेआउट है, रेलवे लाइंस हैं, स्ट्रीम्स हैं, पार्क्स हैं, बिल्डिंग्स, पॉन्ड्स, पॉपुलेशन डेंसिटी एक्स्ट्रा, ये इसमें मेंशन होनी चाहिए। देन लोकेशन ऑफ अंडरग्राउंड यूटिलिटीज लाइक गैस, वाटर मेन्स, इसमें अगर पहले ऑलरेडी है तो उनकी लोकेशंस भी पता होनी चाहिए ताकि उसको हम डैमेज न कर सकें या डैमेज ना हो जाए। उसके बाद एनी अदर परमानेंट फीचर जो उसमें प्रेजेंट है वो उसमें मेंशन करना लाजमी है मैप पे। एस्टेब्लिश बेंचमार्क्स ड्यूरिंग सर्वे, मार्क ऑन मैप। अब बेंचमार्क्स जो हैं वो पहले तो एस्टेब्लिश करें और उनको उस पर मैप पे मार्क करें। ड्रा कंटूर्स इंटरवल 5 to 10 feet टू सी नेचुरल ड्रेनेज पैटर्न्स। अब बेंचमार्क को सेलेक्ट करने के बाद आप कंटूर्स ड्रा करते हैं 5 to 10 feet इंटरवल पे नेचुरल ड्रेनेज को चेक करने के लिए कि अब उसकी नेचुरल स्लोप क्या है उस ओवरऑल जो एरिया की। इससे आप डिस्पोजल स्टेशन को भी फाइंड आउट करते हैं। ये एक इसमें मैप दिखाया गया जिसमें ब्लॉक्स गिवन है, उसमें उसके नंबर्स गिवन हैं, स्ट्रीट्स मेंशन है कि कहाँ से कौन किस तरफ स्ट्रीट्स जा रही हैं। उसके बाद कंटूर्स इस पे ड्रा किए गए हैं 5 to 10 फीट इंटरवल्स पे। अब कंटूर से हमें पता ये चल रहा है कि हमारे पास कौन सा एरिया जो है वो किस स्लोप पे है या किस कौन उसका नेचुरल ड्रेनेज इसका क्या है। हम यहाँ से देख सकते हैं कि इस मैप पे जो हाईएस्ट ये 98 मीटर है इसका जो अल्टीट्यूड है, उसके बाद 97 है, 96 है और सो ऑन, ये इस तरफ मूव कर रहा है, ये 91 है। इट मीन्स जो नेचुरल ड्रेनेज है इस एरिया का, दैट इज जो आप इसको कह सकते हैं ये नेचुरल ड्रेनेज है। इस तरफ आपकी जो स्लोप है वो आ रही है इस एरिया की, तो आप सीवर को स्टार्ट जो है वो इस तरफ से करेंगे और इसका डिस्पोजल जो है वो इस तरफ करेंगे। ये आपके लिए बेटर है, इसमें एक्सक्रेशन आपकी रिड्यूस हो जाएगी। अगर आप इस तरफ से उस तरफ की तरफ दूसरी तरफ जो हाई एल्टीट्यूड है वहाँ तक आप इसको मूव कराते हैं तो आपको एक्सक्वेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, प्लस आपके ज़ाहिर है कि और ज़्यादा कॉस्ट जो है वो इससे ग्रेटली इंक्रीज होगा। उसके बाद ये भी एक मैप है, इस तरह का भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें स्ट्रीट्स इस तरह की हैं, स्ट्रीट्स सिर्फ मेंशन है, इसमें होम्स वगैरह मेंशन नहीं है। उन स्ट्रीट्स के अकॉर्डिंगली हर स्ट्रीट में मैप्स प्रोवाइडेड है और कंट्रोल्स वगैरह दिए हैं। देन इसका सेकंड पॉइंट जो है डेट ऑफ सर्वे मैपिंग एंड डाटा कलेक्शन का, दैट इज जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन। जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, अब इसमें क्या इन्वेस्टिगेट करते हैं? सॉइल टाइप, लोकेशन ऑफ वाटर टेबल, प्रेजेंस ऑफ एनी अंडरग्राउंड रॉक, ये इन्वेस्टिगेशन भी मस्ट है। तो उसके बाद आपकी सी पॉइंट जो है उस तरफ आते हैं, दैट इज कलेक्ट रेनफॉल डाटा, दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑन पेमेंट। ये आपको फ्री प्रोवाइड नहीं करते, आपको पे करना पड़ता है। देन डी पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ suitable site for the sewage disposal station, and final point of disposal keeping in view the natural drainage। अब इसमें भी आपको बताया गया कि नेचुरल ड्रेनेज को ध्यान में रखते हुए डिस्पोजल स्टेशन सेलेक्ट करें। देन वाटर कंजप्शन उस एरिया की क्या थी, ये डाटा उसमें लाजमी चाहिए आपको। उसके बाद डिस्पोजल पॉइंट्स कौन कौन से हैं वो आपको डाटा लाजमी चाहिए।
Let's discuss our second step, that is design considerations, formulation of design criteria. We either use PHED or VASA criteria. If above criteria is not feasible or acceptable, then formulate yourself, take approval from the client, and then start the design. In simple words, I think I have already discussed in previous slides कि अगर आपके पास ऑप्शन है और आप PHED और वासा क्राइटेरिया यूज़ नहीं करना चाहते और आप समझते हैं कि आप इससे बेहतर एक क्राइटेरिया फार्मूलेट कर सकते हैं, तो उसको फार्मूलेट करें और जो क्लाइंट है, जो इसकी जो फंडिंग एजेंसी है, उससे आप उसका अप्रूवल दें, तो उसका अप्रूव करवा के आप उसको यूज़ कर सकते हैं. Now we will discuss third part of the design procedure, that is actual design of sewers, which is I think most important part of today's lecture. By the design of sewer we mean following two things. First is to find size of the sewer using equation of continuity, Q is equal to AV. Here we have design velocity from the design criteria. For partially combined sewer it is 0.7 or 2.5 feet per second, and we have estimated flows as discussed in first recorded lecture, and we will find area and subsequently diameter of the sewer. This is actual diameter of the sewer which will carry the required flow on required design velocity. Now this diameter, calculated diameter, is provided is compared with commercially available diameters, and after that, if the commercially available diameter is bigger in size or less in size than the actual diameter, then we will select bigger diameter for this purpose, and then we find out the required slope for self-cleansing velocity. After calculating dia and then comparing it with provided dia commercially available and selecting commercially available diameter, we select that dia and calculate R value, that is hydraulic mean depth, D by 4, and then we use both velocity and hydraulic mean depth in the equation, and also select N value from the table or design criteria for RCC sewers and calculate required slope. Table may be used to adopt suitable sewer size, keeping in view the design flow of a specific sewer having a velocity of 2.5 feet per second, as I already mentioned about this. Now we will discuss back calculation table to adopt a suitable sewer size. अच्छा, इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि अब एक तो ये है कि हमने एक्चुअल डाया कैलकुलेट किया, उसको हमने कंपेयर किया कमर्शियली अवेलेबल डायमीटर से, हमने कमर्शियली अवेलेबल डायमीटर सेलेक्ट कर लिया. अब देखें, अब हम जो सिस्टम डिज़ाइन करते हैं वो फुल फ्लो पे करते हैं, कि हम ये कंसीडर करते हैं कि सीवर जो है वो फुली फ्लो कर रहा है. अब ज़ाहिर है कि हमने जो डायमीटर एक्चुअल कैलकुलेट किया, जो एक्चुअल प्रोवाइड करना है, जो कमर्शियली अवेलेबल है, वो उससे बड़ा होना चाहिए, या उसके अगर तो बाई चांस अगर बिल्कुल इक्वल आ जाता तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज आपने थोड़ा बहुत उसको उससे बड़े साइज़ का प्रोवाइड करना है. इसके मैं रीज़न्स आपको बताऊँ. एक तो ये रीज़न है कि बेसिकली कि हमने कमर्शियली अवेलेबल डायमीटर से ही प्रोवाइड कर सकते हैं, खुद से नहीं बना सकते. दूसरा ये कि हमने थोड़ा बहुत गैप जो है वो छोड़ना होता है. हमने जो डिज़ाइन तो फुली फ्लो पे करना है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत गैप छोड़ना होता है. 0.9% जो है वो फुल होना चाहिए, और जो बाकी रिमेनिंग 10% है, सॉरी, जो 90% फुल होना चाहिए, और 10% जो है वो गैसेस के लिए हम उसको लीव करते हैं, ताकि उसमें से जो गैसेस जनरेट हो रही हैं, H2 गैस है या आप कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस है, जब भी एनारोबिक एक्टिविटी अगर उसमें स्टार्ट हो रही है या एरोबिक एक्टिविटी भी हो रही है, तो वो जो गैसेस हैं वो उसमें उसको डिस्टर्ब ना करें, वो ऊपर से जो गैप है उसमें से फ्लो करती हुई मैन होल से वो डिस्चार्ज हो जाए. अब ये इसका पर्पज़ है. अब जब हम फुली फ्लो जो डाया प्रोवाइडेड है उसके लिए कैलकुलेट करते हैं, तो ये था, या तो हम डायरेक्टली एक्सेल में उसका फार्मूला पुट करें, ठीक है. जब भी हमने डाया प्रोवाइडेड किया, फिर हमने डाया प्रोवाइडेड को यूज़ करते हुए क्यू फुल फाइंड आउट करें,
उस क्यूफिल को यूज़ करें, या फिर हम उस डाया के अगेंस्ट इस टेबल से वैल्यू देख लें कि 9 इंच का सीवर है, 2.5 फीट वेलोसिटी है, तो उसके लिए फ्लो ये होगा। ये डायरेक्ट फ्लो की वैल्यू हम इधर से पुट कर सकते हैं, या हम डायरेक्ट उसमें फार्मूला लगा कर सकते हैं, दोनों आपकी मर्जी है। लेकिन ये जनरली बहुत से इंजीनियर इस टेबल को भी यूटिलाइज करते हैं, इससे डायरेक्ट वो स्लोप और ये चीज़ें फाइंड आउट करके उधर लिख देते हैं। अब नेक्स्ट इज इन्वर्ट लेवल। अब यूं कहना चाहिए कि इन्वर्ट लेवल बेसिकली इसका जो सबसे की फीचर है सीवर डिज़ाइन का, दैट इज इन्वर्ट लेवल। हम ये कैलकुलेट क्यों करते हैं, हमने जो स्लोप कैलकुलेट की है और उस स्लोप पे आपको पता है कि रिक्वायर्ड वेलोसिटी अटेन होगी। अब वो स्लोप हमने जब मेंटेन करनी है या प्रोवाइड करनी है जब ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और लेइंग ऑफ द सीवर्स, तो हम फिर इन्वर्ट लेवल कैलकुलेट करते हैं उस पर्पज़ के लिए। ये इन्वर्ट लेवल बेसिकली यूज होता है आगे सीवर्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करने के लिए, और यहाँ से हम इसकी जो रिक्वायर्ड स्लोप है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम हर पॉइंट पे उसकी जो है ना वो स्लोप तो हमें पता है। सपोज करें हमारी स्लोप है 0.002। अब मैं इनिशियल पॉइंट का पता होता है कि स्टार्ट हो रहा है सपोज 98 मीटर हाइट से फ्रॉम मीन सी लेवल, और इसकी जो अगली ये इसकी स्लोप हम प्रोवाइड कर रहे हैं सपोज 0.002 मीटर पर मीटर। तो अब हम इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसका ड्रॉप कैलकुलेट करते हैं। वो ड्रॉप हम जो इनिशियल वाला लेवल था जिसको हमने प्रोवाइड करना किया था उस लेवल से वो ड्रॉप निकालते हैं, तो नेक्स्ट हमारा अगले पॉइंट तक का सीवर का लेवल आ जाता है उस पार्टिकुलर लेंथ के लिए। तो उतना ड्रॉप दे दें वो स्लोप तो अचीव हो जाएगी। लेकिन हम बेसिकली जो इसका एक प्रोसीजर है ज़ाहिर है वो हमें फॉलो करना है। तो हम हर सीवर का अपर और लोअर इन्वर्ट लेवल फाइंड आउट कर लेते हैं कि अपस्ट्रीम पे कितनी इसको डेप्थ देनी है फ्रॉम जो आपका सरफेस है या आपका बेंच मार्क है, उससे इसकी जो आप अपस्ट्रीम पे कितनी डेप्थ है और उसकी डाउन स्ट्रीम पे कितनी डेप्थ है, इसको शिफ्ट करते हैं हम आगे डिज़ाइनिंग के दौरान। तो इसको हम डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। द लोएस्ट इनसाइड, याद रखना इनसाइड लेवल एट एनी क्रॉस सेक्शन, किसी भी क्रॉस सेक्शन पे ऑफ अ सीवर इज नोन एज इनवर्ट लेवल एट दैट क्रॉस सेक्शन। अब आप सपोज करें एक सीवर की लाइन है और बिछाइए, आप उसको सेंटर से कट करते हैं किसी पॉइंट पे, तो अब उसमें जो ये सीवर है सपोज करें ये आपका बस है, ये इसकी यहाँ से यहाँ तक इसकी थिकनेस है सीवर की जो कंक्रीट वगैरह की। उसके बाद ये इसका क्राउन शुरू होता है, ये इसका सॉरी क्राउन है और ये इसका इन्वर्ट है। ये वाला पॉइंट हमने फाइंड आउट करना होता है। ये वाला पॉइंट बेसिकली इसको हम यूज करते हैं आगे सीवर्स को ले डाउन करने के लिए। हम ये लेवल हमारा इन्वर्ट लेवल होता है जो रिक्वायर्ड स्लोप पे हमने प्रोवाइड करना होता है, और इसी की प्रोविजन से हम जो स्लोप अचीवमेंट है वो करते हैं। हमने इसको फाइंड करना, दैट इज कॉल्ड लोएस्ट इनसाइड लेवल एट एनी क्रॉस सेक्शन, दैट इज इन्वर्ट लेवल। और ये ऊपर जो टॉप पोर्शन होता है जो सीवर का, दैट इज कॉल्ड एज नेम्ड एज क्राउन। इसको हम यूँ कहने के ये दो मेन चीज़ें हैं इसमें, और ये ओवरऑल डायमीटर ऑफ द सीवर, नॉमिनल डायमीटर या इंटरनल डायमीटर। अब सिग्निफिकेंस इसकी हम डिस्कस करें तो सीवर्स मस्ट बी लेड एट अ पार्टिकुलर स्लोप, ये मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, टू अटेन सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटीज, ये तो हमें पता है। अब द रिक्वायर्ड स्लोप while laying the sievers is achieved through calculation of invert level। आई होप कि आपको समझ आ रही है कि हमने जो रिक्वायर्ड स्लोप है वो अचीव करनी होती है, उसके लिए हम इन्वर्ट लेवल कैलकुलेट करते हैं। अब इसका फार्मूला है इन्वर्ट लेवल इज इक्वल टू नेचुरल ग्राउंड सरफेस लेवल और रिड्यूस लेवल माइनस डेप्थ ऑफ सीवर माइनस थिकनेस ऑफ सीवर माइनस डायमीटर ऑफ सीवर। आप यहाँ से देखेंगे, ये देखें ये लाइन जो है दैट इज नेचुरल ग्राउंड लेवल और रिड्यूस लेवल। तो ये जो हमारी सीवर है बेसिकली यहाँ पर, ये उसकी टॉप है, ठीक है, और ये इसका क्राउन है,
ये इन्वर्ट है। अब हमने यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक हमने ये लेवल देखना है, तो हम नेचुरल ग्राउंड लेवल सपोज करें कि 98 मीटर है और 1 मीटर डेप्थ है, थिकनेस जो है वो 0 पॉइंट सपोज करें 1 मीटर है, और उसके बाद इसका जो डाया है डेट इज 9 इंचेस, सपोज 0.25 मीटर सपोज कर लेते हैं, वैसे ही मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो हमारे पास इन्वर्ट लेवल क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू 98 माइनस 1 माइनस 0.1 माइनस 0.2 मीटर। ये इसका इन्वर्ट लेवल आ जाएगा। अब 98 में से हमने इसको माइनस करना है, तो जो रिड्यूस लेवल आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज इन्वर्ट लेवल। तो अब ये हमारे पास आ जाता है तकरीबन 1.35 है, तो ये हमारे पास आएगा 98 97 96.65 आई होप मीटर्स। तो इट मीन्स कि जो इसका लेवल है वो 96.65 मीटर है। ये इसका इन्वर्ट लेवल होगा इसी वक्त। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि इन्वर्ट लेवल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये तो था स्टार्ट से, ठीक है। आप किसी भी पॉइंट पे यही आपको करना पड़ेगा कि डेप्थ ऑफ सीवर कितनी है, उस पॉइंट पे जो थिकनेस है वो जो पार्टिकुलर सीवर है उसकी कितनी है, उसका डाया कितना है, ये सब इसमें माइनस करेंगे जो उस नेचुरल सरफेस लेवल है उस पॉइंट पे, तो आपको पास इन्वर्ट लेवल आ जाएगा। ओके, नाउ विल चेक इन्वर्ट लेवल कैलकुलेशंस। अब हमने इन्वर्ट लेवल जो है वो हर सीवर के फाइंड आउट करने हैं। अब आपको पता है कि जब हम सीवर ले डाउन करते हैं तो इसमें जंक्शंस भी आते हैं, मैनहोल्स आते हैं, बाज़ दफ़ा दो सीवर जो हैं वो एक मैनहोल पे अपना डिस्चार्ज कर रहे होते हैं और एक उसमें से रिसीव कर रहा है उस दोनों के डिस्चार्ज को। अब ये इसका फार्मूला है। अब हम एक लाइन के इन्वर्ट कैलकुलेट करते आ रहे हैं, दूसरी लाइन के भी करते आ रहे हैं, दोनों एक पॉइंट पे आके एक जंक्शन में इंक्लूड होंगे या एक इंटरसेक्शन पॉइंट पे, तो वहाँ से एक न्यू सीवर जो है वो इन दोनों का फ्लो लेके आगे जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक दोनों का इन्वर्ट लेवल सेम नहीं हो सकता, दोनों का डाया भी सेम नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है इन सम केसेस। दोनों का डाया तो सेम हो सकता है बट इन्वर्ट कभी भी सेम नहीं है। और हमने ये देखना है कि अगर हमने आगे स्लोप तो हमें मेंटेन करनी है। अब जो एक तो डिस्चार्जिंग सीवर्स हैं और एक आगे उसका रिसीविंग सीवर। अब जो रिसीविंग सीवर है उसका इन्वर्ट कैसे कैलकुलेट किया जाए। डिस्चार्जिंग का तो हमें पता चल गया, हम पीछे से कैलकुलेट करते आ रहे हैं, जो भी शुरू वाला इन्वर्ट लेवल था, और उसमें से हम जो फॉल है, मतलब वो टोटल लेंथ जो उस मैनुअल तक आते हुए उस सीवर की है उससे मल्टीप्लाई करते हैं स्लोप को, जो फॉल आता है उसमें से माइनस कर देते हैं। जो अप स्ट्रीम पे हमने इन्वर्ट लेवल कैलकुलेट किया था, तो हमें डाउन स्ट्रीम पे सीवर के जो उसका इन्वर्ट लेवल वो कैलकुलेट हो जाता है। लाइक दिस, मैं इसको ड्रा करके दिखा देता हूँ आपको। ये उसका एक हमारे पास नेचुरल सरफेस लेवल है। ये सपोज करें हमारे पास सीवर था, हमने इन्वर्ट हमारा यही है ना, आप देख सकते हैं दिस इज आवर इन्वर्ट, ये टोटल डेप्थ है। अब हमने इस पॉइंट पे ये वाली फाइंड आउट करनी है, तो हम ये डेप्थ जो है अगर इसको आप थोड़ा सा गौर से इसको इधर से ड्रा करें, तो ये देखें अब यहाँ से ये वाला फॉल जो है ये इसमें से इस इन्वर्ट में से माइनस कर दिया जाए, तो ये हमारे पास इस पॉइंट पे इन्वर्ट लेवल आ गया। अब होता क्या है कि हम क्या करते हैं कि ये वाला जो हमारे पास इन्वर्ट लेवल है इसमें से टोटल लेंथ और उसके साथ स्लोप मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करते हैं, तो हमारे पास ये वाला लेवल हमारे पास आएगा। ये हमने मेथड अपनाना है। अब हर सीवर के लिए हमने टू सीवर सपोज करें मैनुअल में आ रही है, उनको हमने उनका इन्वर्ट लेवल फाइंड आउट किए। एक का सपोज करें कि 97 आया है और दूसरे का 96 है, जबकि दोनों की जो अगर डायमीटर है वो सेम है। तो अब इसके नेक्स्ट जो इन्वर्ट लेवल है वो क्या होगा, उससे जो आगे मैन होल से आगे रिसीविंग सीवर है उसका, वो हम इसको देखते हैं। तो ये तब मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा था कि हमारा ये इसका प्रोसीजर क्या है। तब हम देखते हैं सिंगल सीवर अपस्ट्रीम इन्वर्ट लेवल इज इक्वल टू नेचुरल ग्राउंड सरफेस लेवल
और रिड्यूस लेवल माइनस डेप्थ ऑफ सीवर माइनस थिकनेस ऑफ सीवर माइनस डाया ऑफ सीवर, जैसे मैंने पहले देखा था उन्होंने। जबकि उसका डाउन स्ट्रीम इनवर्ट लेवल क्या होगा, अपस्ट्रीम इनवर्ट लेवल माइनस ड्रॉप लेंथ इनटू स्लोप, ये मैंने भी यहाँ से दिखाई है, दैट इज कॉल्ड ड्रॉप डेल्टा। ये हम इसमें से अप जो अपस्ट्रीम जो आपका अपस्ट्रीम इनवर्ट लेवल है वो कैलकुलेट हो गया। अब डाउनस्ट्रीम इनवर्ट लेवल के लिए अपस्ट्रीम इनवर्ट लेवल से सिंपली ड्रॉप माइनस करेंगे। अब टू और मोर सीवर्स ऑफ द सेम साइज, अब जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था, अगर टू और मोर सीवर्स जो हैं सेम साइज के, वो एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, या एक सीवर जो है वो एक जगह पे डिस्चार्ज कर रहा है और अगला सीवर उससे रिसीव कर रहा है, लेकिन दोनों का साइज जो है वो सेम है। When equal dia sievers discharge in a manhole and the same dia, याद रखिएगा, same dia siever receives the total discharge, then lowest downstream invert level among the discharging sievers will be carried as upstream invert level of for the receiving sievers। ठीक हो गया। अब यहाँ से मैं इसको जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब सपोज कर लें कि एक मैन होल है, ये इधर इसका बना देते हैं, दिस इज अ मैन होल, एक सीवर इधर से आ रहा है, एक सीवर सपोज करें यहाँ से आ रहा है ये, और एक इसको आगे डिस्चार्ज कर रहा है, लेके जा रहा है, और ये यहाँ से सीवर इसको लेके जा रहा है, ये आपका मैन होल। ठीक हो गया, दो सीवर्स आ रहे हैं। अब इसका इन्वर्ट लेवल ये है, इसका इन्वर्ट लेवल ये, तो इसका इन्वर्ट लेवल क्या होगा, अब दोनों का साइज सेम है, ये 9 इंच डाया है और ये भी 9 इंच डाया है। अब दोनों का साइज सेम है, तो अब क्या होगा कि ये वाला इन्वर्ट लेवल जो इसका है वही इसका हो जाएगा, जो जिसका इन्वर्ट लेवल थोड़ा कम है, जिसका इन्वर्ट लेवल ज़्यादा है वो ऊपर से डिस्चार्ज कर रहा है उसको नहीं, जिसका लोअर इन्वर्ट लेवल है उसी का जो डाउन स्ट्रीम इन्वर्ट लेवल है वो इसका जो रिसीविंग सीवर है उसका अप स्ट्रीम इन्वर्ट लेवल बन जाएगा। इसको हम यूं कर सकते हैं, अप स्ट्रीम, और ये डाउन स्ट्रीम है उसका, इसका दिए और ये इसका अपस्ट्रीम है, तो ये इक्वल हो जाएगा इसके। ठीक हो गया, तो ये हम इसको कैरी आउट करके आगे फिर दोबारा कैलकुलेशन करते हैं। ये तो केस था कि जब दोनों के डिस्चार्जिंग सीवर्स और रिसीविंग सीवर्स दोनों के डाया सेम है। बट व्हाट इफ सीवर्स ऑफ डिफरेंट साइज, when receiving सीवर dia is greater than the discharging सीवर। अब इस केस में क्या होगा, जब रिसीविंग सीवर का डाया ज्यादा होगा तो फिर कीप द क्राउन्स एट द सेम लेवल, अब क्राउन्स जो हैं वो सेम लेवल पे रखने हैं, ड्रॉप द अपस्ट्रीम इन्वर्ट लेवल ऑफ द रिसीविंग सीवर बाय द डिफरेंस इन द डाया ऑफ द टू सीवर्स। अब समझो तो कि आपको आगे होगी इससे कि आपने जब दो जो रिसीविंग सीवर उसका डाया अगर बड़ा है आपके डिस्चार्जिंग सीवर से, तो अब आपने उसमें क्या करना है कि जो डाउनस्ट्रीम जो लोअर जिसका इन्वर्ट लेवल है जिस भी सीवर का, वो इन्वर्ट लेवल अपस्ट्रीम इन्वर्ट लेवल का लेना है, लेकिन उसमें से डाया डिफरेंस जो है वो माइनस कर देना है। डाया डिफरेंस माइनस करके जो आपका लेवल आएगा दैट विल बी अपस्ट्रीम लेवल ऑफ रिसीविंग सीवर, अपस्ट्रीम इन्वर्ट लेवल ऑफ रिसीविंग सीवर। तो ये इसका बेसिकली मेथड है, इसको मैं दोबारा से एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसी स्लाइड पे कि जब दो सीवर्स सेम डाया के या एक ही सीवर सेम डाया का, और सॉरी मैं यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि जब एक सीवर या दो सीवर सपोज 9 इंच के एक मैनहोल में डिस्चार्ज कर रहे हैं, दोनों के डाउन स्ट्रीम इन्वर्ट लेवल डिफरेंट है, और आगे से जो दोनों का डिस्चार्ज को रिसीव कर रहा है वो भी 9 इंच डाया सीवर है, तो अब आपने जो इसमें से लोअर इन्वर्ट लेवल है जिसका जिस भी सीवर का डाउन स्ट्रीम इन्वर्ट लेवल जिसका लो है,
वो आपने सिलेक्ट कर लेना एज अपस्ट्रीम इनवर्ट लेवल ऑफ रिसीविंग सीवर। अब ये प्रोसीजर है। जब दूसरा प्रोसीजर ये है कि जब दो सीवर सेम साइज के सपोज कर लेते हैं डिस्चार्ज कर रहे हैं मैन होल में, और वहाँ से एक लार्जर ड्राइव का सीवर जो है वो दोनों का डिस्चार्ज जो है रिसीव कर रहा है और आगे ले जा रहा है, तो अब इन दोनों में से जिसका इन्वर्ट लेवल लो होगा उसको आपने उसमें से उस जो डायर डिफरेंस है वो माइनस कर देना। डायर डिफरेंस माइनस करके वो आपने उसमें से माइनस करना है आपके जो डाउनस्ट्रीम इन्वर्ट लेवल था डिस्चार्जिंग सीवर का, तो आपके पास अपस्ट्रीम इन्वर्ट लेवल आ जाएगा रिसीविंग सीवर का, और आगे फिर वही प्रोसीजर है इसका। तो एक और इसमें एक सिनेरियो आता है कि जब दो मुख्तलफ डाया के सीवर्स डिस्चार्ज कर रहे हैं, सपोज एक 12 इंच का एक 9 इंच का है, और आगे से जो रिसीविंग सीवर है वो है 15 इंच सपोज। तो अब ये होगा कि आपने इन दोनों में से पहले तो ये देखना कि इन्वर्ट लेवल किसका डाउन है, ठीक है। और अब आपको ये तो आइडिया होगा कि सपोज करें कि अगर दो जो 9 इंच सीवर है उसका इन्वर्ट लेवल अबव है उसके जो 12 इंच डायमीटर है उससे, तो फिर तो आपने क्या करना है कि जो बड़े साइज का डाया उसके क्राउन के इक्वल अगले का क्राउन कर देना, मीन के उसी का जो डाउन स्ट्रीम इन्वर्ट लेवल है लार्जर सीवर का वही अप स्ट्रीम इन्वर्ट लेवल बन जाएगा आपके जो रिसीविंग सीवर का 15 इंचेस का है। लेकिन अब इसको अगर देखा जाए कि अगर तो दोनों के इन्वर्ट लेवल इक्वल है, अब आपका सपोज करें ये मैं इसकी डायग्राम बना रहा हूँ, इसको गौर से देखिएगा कि ये इसकी डायग्राम है। अगर ये दो सीवर्स हैं, एक बड़ा और एक छोटे साइज का 9 इंच का और एक 12 इंच का सपोज, और आगे 15 इंचेस का इसको रिसीव करेगा। तो आपने जो स्मॉलर डाया है सीवर है, क्यों उसका क्राउन देखना है कि उसका क्राउन डेफिनेटली जो लार्जर सीवर के क्राउन से नीचे है। तो अब आपने जो रिसीविंग सीवर है उसका क्राउन इस स्मॉलर डायमीटर के जो क्राउन है पाइप है उसके क्राउन के साथ मैच करना है और आगे इसको ले डाउन कर देंगे। लेकिन अब इसका अगर हम कैलकुलेशन देखें इन्वर्ट लेवल की क्या होगी, तो इसमें से सिंपली आपका जो डाया डिफरेंस है इसका स्मॉलर साइज सीवर का और जो 15 इंच सीवर है इन दोनों का डाया डिफरेंस वो नीचे चला जाएगा इसके इन्वर्ट लेवल से, ठीक है। फिर आपने इसका इन्वर्ट लेवल लेना है स्मॉलर सीवर का, और इसमें से आपने जो दोनों का डाया डिफरेंस है वो माइनस कर देना है। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम इन्वर्ट लेकर स्मॉलर सीवर का उसमें से जो डाया डिफरेंस है, ये जो डाउनस्ट्रीम डाया इसका जो स्मॉलर सीवर है उसका प्लस जो आपका रिसीविंग सीवर है दोनों का डाया डिफरेंस वो इसमें से माइनस कर देना है, तो आप प्लस अपस्ट्रीम लेवल आ जाएगा जो आपका रिसीविंग सीवर है उसको। तो ये बेसिकली कुछ कैलकुलेशन मेथड थे इसके जो मैंने इसमें एक्सप्लेन किए हैं। नेक्स्ट इज पार्शियल फ्लो इन सीवर्स। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक अनदर टॉपिक है कि पार्शियल फ्लोज होते हैं सीवर में और इनको इन्वेस्टिगेट करना क्यों जरूरी है ये हम देखेंगे। इट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन वेलोसिटी एंड डेप्थ ऑफ सीवेज इन पाइप व्हेन इट इज फ्लोइंग पार्शली फुल। अब देखें ना, सीवर अगर पार्शली फ्लो कर रहा है तो उसकी डेप्थ का हमें तो आइडिया नहीं है। सपोज करें कि अगर हमारा डिज़ाइन फ्लो था वो 1 क्यूसेक था और फ्लो कर रहा है 0.5 क्यूसेक, तो हमें क्या पता उसका डेप्थ क्या है, डायरेक्ट तो नहीं फाइंड आउट कर सकते तो उसकी डेप्थ क्या है। सो फॉर दिस पर्पज व्हाट वी विल डू, हम इसके लिए जो पार्शियल फ्लो एनालिसिस है वो परफॉर्म करेंगे। इसके लिए ईडब्ल्यू स्टील की बुक में ग्राफ गिवन है जिसको यूज़ करते हैं इस पर्पज़ के लिए, इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। वेरियस ग्राफ्स इसमें यूज़ होते हैं, ईडब्ल्यू स्टील के अलावा भी कुछ साइंटिस्ट ने इसके ग्राफ प्रोवाइड किए हुए हैं, उनको आप यूज़ करके आप पार्शियल फ्लो की डेप्थ और पार्शियल फ्लो की वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। कि अब देखें ना, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर 1 क्यूसेक फ्लो है एक सीवर का जो फुली जब फ्लो करता है तो वो उस वक्त उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है सपोज,
लेकिन जब भी उसका फ्लो 0.5 आएगा तो वो डेफिनेटली उसका जो वेलोसिटी है वो कम होगी, स्लोप तो उसकी सेम है। अब स्लोप सेम है लेकिन आर वैल्यू चेंज हो जाएगी, आर वैल्यू चेंज होगी, इसके अकॉर्डिंगली वेलोसिटी चेंज होगी। अब वही हमने चेक करना है कि वो वेलोसिटी कितनी रिड्यूस होगी और डेप्थ कितनी होगी डिफरेंट फ्लोज पे। तो इसके लिए हम इसको देख लेते हैं ग्राफ को। अब ये ग्राफ अगर आप देखें, ये ग्राफ है जो इसकी एक्स एक्सिस की वैल्यूज हैं, डेट इज वी ओवर वी फुल। इसमें v जो है वो एक्चुअल वेलोसिटी होगी जो पार्शियल फ्लो की है, और v फुल जो है जब उस सीवर में जो सीवेज फ्लो कर रहा है उसकी एक्चुअल वेलोसिटी है जब वो फुली फ्लो कर रहा है। इसी तरह q जो है वो एक्चुअल फ्लो है जो उसमें से फ्लो कर रहा है, पार्शियल फ्लो जिसे कहते हैं हम सीवर में से। और जो q फुल है वो जो है बैक कैलकुलेशन टेबल से भी देखा है, आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट प्रोवाइडेड के अगेंस्ट और वेलोसिटी को यूज करके। तो वो क्या है, उसके दरमियान रेशियो है, ये एक्स एक्सिस की वैल्यूज है, जबकि वाई एक्सिस पे रेशियोज हैं डी बाई डी की, डेप्थ ओवर जो एक्चुअल डेप्थ है ओवर डायमीटर ऑफ सीवर, जो उनकी दोनों की रेशियो है एक्चुअल डाया ऑफ सीवर और जो फ्लो की डेप्थ है उसके दरमियान रेशियो। अब फर्स्ट आप क्या करते हैं, आपके पास जो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि क्यू ओवर क्यू फुल की रेशियो तो आ सकती है, आपने क्यू एक्चुअल कैलकुलेट किया हुआ है, क्यू फुल आप बैक कैलकुलेशन से कर लेते हैं या डायरेक्ट फार्मूला से, इन दोनों की रेशियो फाइंड आउट करते हैं। अब जब रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो उस रेशियो को के अगेंस्ट सपोज करें वो आती है 0.7, तो हम इसके अगेंस्ट क्या करेंगे, ये डिस्चार्ज का ग्राफ है, इस पर जाएंगे, इसके अगेंस्ट हम देखेंगे कि आपका जो d बाई डी है वो कितना है। इट मीन्स कि d और d रेशियो 0.7, मीन के 70% फुल है आपका सीवर इस पार्टिकुलर फ्लो पे जो भी जिसकी रेशियो हमने कैलकुलेट की है। अब ये तो हो गया। अब यहीं से इसी ग्राफ को आपने लेफ्ट साइड पे सॉरी राइट साइड पे आपने इसको ड्रैग करना है, तो आपके पास ये वाला पॉइंट आएगा। इस पॉइंट को जो नीचे आप लेके जाएंगे, इस पॉइंट पे ये आ रहा है, तो ये है 0.95 पे, 0.95 है। इट मीन्स कि 95% जो रेशियो है वी और वी फुल में वो 95% है। इट मीन्स के 0.05% वेलोसिटी जो है वो कम हो गई, तो 5% वेलोसिटी कम हो गई है, उसकी जो स्पीड थी आपके फ्लो की वो 5% लेस हो गई है एट रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ क्यू और क्यू फुल 0.7 पे। और इसके साथ जो उसकी डेप्थ है वो भी 70% लेस हो गई है, और जो वेलोसिटी है वो 95% ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी। ये एक मेथड है, इसके थ्रू आप अब जब आपने एक्चुअल डेप्थ कैलकुलेट करनी है तो जस्ट जो डी है उसको मल्टीप्लाई कर दें इस रेशियो से, 0.7 इंटू डी सपोज 9 इंच है तो वो 6.3 इंचेस रह जाएगा आपकी डेप्थ। और इस तरह वेलोसिटी अगर 1 मीटर है तो वो रह जाएगी 0.95 मीटर्स। ठीक है, तो ये आपकी इस रेशो पे वेलोसिटी जाएगी। इस तरह आप इसकी कैलकुलेशन करके एक्चुअल फाइंड आउट कर लेते हैं एक्चुअल वेलोसिटी जो है। तो होप सो कि ये आपको समझ आ गया होगा ग्राफ को यूज़ करना। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, एक तो ये है कि हम ये रेशो जो हम जब हम कैलकुलेशन करते हैं हाइड्रोलिक प्रोफाइल बनाते हैं इसकी, सीवर सारे डायज कैलकुलेट करते हैं कंप्लीट आपके नेटवर्क के पूरा कलेक्शन सिस्टम के, तो उसमें तो हम सिर्फ जो क्यू आपका जो एक्चुअल है उसकी और क्यू फुल की रेशो को देखते हैं। ठीक है, क्यू फुल पे तो हमने सीवर डिज़ाइन किया लेकिन एक्चुअल फ्लो तो वही है जो आपका आ रहा है। इट मीन्स कि वो हमने जो डाया प्रोवाइड किया था वो थोड़ा लार्ज था इन साइज फ्रॉम एक्चुअल डाया, जिस वजह से ये डिफरेंस आया, जिस वजह से ये वेलोसिटी में इश्यूज आते हैं। अब मसला ये है कि एक तो ये आपने एनालिसिस कर लिया, दूसरा एनालिसिस हम जनरली अगर करना चाहें आप किसी भी सीवर के लिए तो वो ये है कि उसको मिनिमम फ्लो पे उसकी डेप्थ और वेलोसिटी देखना, या उसको एवरेज फ्लो पे उसकी डेप्थ और वेलोसिटी चेक करना, या अब हम पार्शली कंबाइंड सीवर डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें अगर आपने सिर्फ सैनिटरी फ्लो को लेके उसकी डेप्थ आप देखना चाहते हैं कितनी है, या उसकी वेलोसिटी आप देखना चाहते हैं कितनी है, तो वो आप देख सकते हैं। तो अगर तो आप सैनिटरी सीवेज को कैलकुलेट कर रहे हैं, सपोज आपने उसमें से पीक्स
फ्लो जो है एक कम कर दिया है, सिर्फ पीक ड्राई वेदर फ्लो प्लस इनफिल्ट्रेशन है, वो फ्लो लेके आप उसकी देखना चाह रहे हैं कि उसकी डेप्थ कितनी है, उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो सिमिलरली आपने उसमें भी क्यू सैनिटरी ओवर क्यू फुल जो आपका एक्चुअल डिज़ाइन था, वो टोटल फ्लो जो आपका पार्शियल कंबाइंड सीवर के लिए होता है वो आप यूज़ करेंगे। तो उसकी रेशियो सपोज करें 0.4 आ जाती है, तो इस पर आप इसको फिर दोबारा चेक करेंगे, ये आपके पास 0.5 तक आपके पास आ जाता है। जो डेप्थ है, इट मीन्स कि अगर एक्चुअल डाया 9 इंचज है तो 4.5 इंचज आपका वो फुल होगा ड्यूरिंग सैनिटरी फ्लो। तो उसके बाद आप इसको आगे लेके जाते हैं और इसको वेलोसिटी वाले ग्राफ को टच करते हैं, तो वो आता है 0.8। इट मीन्स 0.8 इंटू 0.7 और 2.5 फीट, जो भी आप इसको यूज़ कर रहे हैं यूनिट्स, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एक्चुअल वेलोसिटी आ जाती है 0.8 इंटू सपोज 2.5 फीट है, तो उसके लिए जो भी वेलोसिटी आती है, सपोज 0.6 आती है अगर, इट मीन्स कि वो आपकी एक्चुअल वेलोसिटी होगी ड्यूरिंग ड्राई वेदर कंडीशन। और आपका जो पीक फ्लो जनरेट कर रहा होता है, पीक सीवेज फ्लो आ रहा होता है, तो उसके लिए ये वेलोसिटी होगी। इसी तरह आप मिनिमम फ्लो डिफरेंट उसका एनालिसिस कर सकते हैं हर सीवर का। तो उसमें आप फिर एनालिसिस करने के बाद उसकी जो वेलोसिटीज़ हैं उनको मेंटेन करने के लिए आप अप्रोप्रिएट उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, उसके लिए प्रोविजंस रख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यूज़ ऑफ ग्राफ है, ये कैसे करना है, तो मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन भी कर दिया है ऑलरेडी, मैंने ग्राफ से सारा कुछ बता दिया, लेकिन इसको दोबारा देख लेते हैं। तो यूज अबाउट ग्राफ, इट इज एसेंशियल टू फर्स्ट फाइंड द कंडीशंस व्हेन सीवर इज फ्लोइंग full. Later, Q over Q full is determined. Okay, then this helps in finding VA, which is actual velocity and depth at actual flow. Now, graph may be converted into a numeric table इन MS Excel। अब ये बड़ी हेक्टिक कैलकुलेशन है कि अगर आपने सपोज आप बस 200 सीवर्स हैं या 300 सीवर्स हैं, तो आपने सबके लिए वैल्यूज जो ग्राफ पे देखें तो ये बड़ा ही डिफिकल्ट होगा। तो आप क्या करते हैं कि इनिशियली आप हर रेशो के लिए डिफरेंट इंटरवल लेके उसका क्यू ओवर क्यू फुल का डिफरेंट रेशो लेके 0.1 से 0.05 टू अप टू 1.5 समथिंग, इतने रेशोज के अकॉर्डिंग ये वैल्यू सारी ग्राफ से देख के उनका एक टेबल जनरेट कर देते हैं, जिसमें वी ओवर वी फुल भी साथ आ जाएगा, प्लस आपका जो डी बाई डी फुल जो आपका डाया है या एक्चुअल डाया है, वो उसकी रेशो भी आप सब इसका टेबल बना लेते हैं। उसके बाद इस टेबल को आप यूज़ करते हैं अपनी जो कैलकुलेशन के लिए, ये इसका प्रोसीजर आगे मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट। लेकिन इसके लिए वी लुकअप कमांड यूज़ होती है। इस टेबल से आप क्या करते हैं कि उसमें एक्सेल फाइल में आप फार्मूला पुट कर देते हैं वी लुकअप कमांड का, और फिर उस टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको फिक्स कर लेते हैं उस टेबल को। इट मीन्स कि जो भी रिक्वायर्ड आपकी रेशियो आएगी क्यू और क्यू फुल की, उसके अगेंस्ट वो वी और 12 और वी फुल और डी और डी फुल की वैल्यूज डायरेक्टली उस फार्मूला के थ्रू जरिए उस टेबल जो एक्सेल फाइल है उसमें आ जाएंगी, और आपको सिर्फ ड्रैग डाउन उसको करना है। उसको ड्रैग करने के बाद आपकी सारी वैल्यूज आ जाती हैं और उससे आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये एक बहुत ही टाइम सेविंग ऑप्शन है। अदरवाइज आपको बड़ा इसमें टाइम कंज्यूम होता है, आप एक्चुअल वैल्यूज देखते हैं ग्राफ से और फिर इसमें फिट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम यूज होगा। अदरवाइज आप इनिशियल पॉइंट पे एक दफ़ा आधा घंटा पौना घंटा लगा के ये टेबल जनरेट करके उसको वी लुकअप कमांड के जरिए एक्सेल में कॉल कर सकते हैं और उससे डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल कैलकुलेशन फॉर पार्शियल फ्लो हम इसको देखें, क्योंकि इसको समझना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए सपोज करते हैं एग्जाम्पल है, a 30-inch partially combined sieve is laid on a slope of 0.0008 and it is flowing full. The value of n is equal to 0.013. What will be the velocity and depth of flow when the sieve is carrying 5 cubic discharge? ओके, जो QF है वो हमारे पास हमने सपोज किया, डेट इज वो हम इस टेबल से देखते हैं जो हमने बैक कैलकुलेशन का टेबल बनाया कि 30 इंच सीवर के लिए इस पार्टिकुलर स्लोप और जो पार्शियली फ्लो की वेलोसिटी है उस पर कितना फ्लो है, वो टेबल से 12.31 क्यूसेक है। उसके बाद वी एफ हमें पता है पार्शियली फ्लो की 2.5 फीट पर सेकंड है, जबकि आपकी जो
रेशियो है क्यू फुल ओवर क्यू, क्यू एक्चुअल ओवर क्यू फुल, दैट इज 5 और 12.21 इज इक्वल टू 0.4। अब 0.4 हमारे पास क्यू फुल और क्यू एक्चुअल और क्यू फुल की रेशियो है। इसके अगेंस्ट हमने डी बाई डी चेक किया, दैट इज 0.5 फ्रॉम द ग्राफ यूजिंग डिस्चार्ज लाइन, और इसके बाद डेप्थ कैलकुलेट की, डी 0.5 इंटू 30, दैट इज 15 इंचेस एट 5 to 6। तो उसके बाद फाइंड वेलोसिटी एट एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो। अब उसी के अगेंस्ट हमने जिस पर हमने पहले देखा उसके अगेंस्ट वी एक्चुअल और वी फुल इज 0.8 from table using 0.5 on axis and velocity line, v actual is equal to 0.8 into 2.5 is equal to 2 feet per second। तो अब उस पॉइंट पे 2 फीट पर सेकंड हमारे पास वेलोसिटी आएगी इस पे। तो दैट इज सफिशिएंट आई थिंक। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल डेप्थ और एक्चुअल वेलोसिटी आ चुकी है। ये इसका सिंपल सा प्रोसीजर है, इसको आपने फॉलो करना है। एक्सेल में इसको जब भी आप इसकी डिज़ाइन कर रहे होते हैं उसमें इसी में कैलकुलेशन होंगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाइड्रोलिक स्टेटमेंट। बेसिकली जो हम कैलकुलेशंस करते हैं जितनी भी सीवर्स के लिए डिज़ाइन है, वो सारा एक कंबाइन होता है एक हाइड्रोलिक स्टेटमेंट में। जितना भी हम फ्लो एस्टिमेशन वट एवर हमने जब कर ली, तो इसको जब हमने जो कंप्यूटेशंस हैं सारी इसकी, वो ओवरऑल इस हाइड्रोलिक स्टेटमेंट में कंडक्ट की जाती हैं। इसमें ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट है, इसमें जो मैं चंद एक चीज़ें बता देता हूँ जो इसमें इंक्लूड है। इसमें एक तो सीवर लाइन है कि सीवर जो है वो कौन सा नंबर है उसका, प्लस वो किस मैन होल से किस मैन होल तक है, प्लस उसमें आगे नंबर ऑफ प्लॉट्स कितने वो सर्व कर रहे हैं या कितना एरिया उसको हमने साइन किया है, प्लस उसमें टोटल पॉपुलेशन कितनी है, प्लस वो एक सीवर के ऊपर, प्लस उसके बाद उसमें एवरेज फ्लो कितना है, जो उसका डिमांड है उसका पीक जो पीक फैक्टर ओवरऑल है, उसके बाद उसको यूज़ करते हुए पीक फैक्टर पीक फ्लो उसका कितना है, प्लस उसमें इन्फिल्ट्रेशन कितनी है उसका कॉलम, प्लस उसके बाद उसमें जो पीक जो ओवरऑल क्यू डिज़ाइन है, डिज़ाइन फ्लो एक्चुअल फ्लो जिसे कहते हैं क्यू है, वो इसका कॉलम, फिर उसके बाद ओवरऑल इसमें जितने भी कॉलम्स हैं फिर हम डाया कैलकुलेट करते हैं और वेलोसिटी सेलेक्ट करते हैं जो जो भी इसकी वो उसमें शामिल है, प्लस इसके बाद डाया प्रोवाइडेड जो है जो कंपेयर करने के बाद विद कमर्शियली अवेलेबल डायाज, फिर उसके बाद हम उसके बाद फिर फ्लो क्यू फुल फाइंड आउट करते हैं कि जो डाया प्रोवाइडेड है उसके अगेंस्ट कितनी क्या फ्लो है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है कि फिर दोबारा से हम स्लोप चेक करते हैं वेलोसिटी और फ्लो को यूज़ करते हुए, प्लस जो डाया प्रोवाइडेड है उसको, और उसके बाद आप इसका स्लोप चेक करने के बाद फिर आगे क्यू ए और क्यू फुल और इस तरह पार्शियल फ्लो एनालिसिस, फिर उसके बाद अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम इनवर्ट लेवल्स ऑफ द सीवर, वो सारे शामिल हैं। ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट है इसको हाइड्रोलिक स्टेटमेंट बोलते हैं। इसमें सारी की सारी कैलकुलेशंस जो है वो रिकॉर्ड की जाती हैं और उनको आगे अदर जो चीज़ें इसमें भी मैंने लिखी हुई हैं जो इंपॉर्टेंट है, डाटा सीवर लाइन, फ्लोज इन द सीवर, डायमीटर ऑफ सीवर, वेलोसिटी ऑफ फुली फ्लो और partial flow, then ground level, then invert levels. Hydraulic statement is subsequently used in developing सीवर लेआउट। अब जो लेआउट प्लान हमने कंप्लीट करना था उसके लिए भी ये यूज़ होगी। देन वर्टिकल प्रोफाइल एल सेक्शन प्रिपेयर करने के लिए भी हमारे पास यही हाइड्रोलिक स्टेटमेंट यूज़ होती है। एक्सेल शीट इज़ यूज टू मेक हाइड्रोलिक स्टेटमेंट, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब जो एल सेक्शन है जो बेसिकली प्रोफाइल है सीवर की, वो आगे हम डिस्कस करते हैं। वो भी इन्वर्ट लेवल्स को यूज़ करते हुए और ग्राउंड सरफेस लेवल को यूज़ करते हुए प्रिपेयर की जाती है। उसके बाद जो सैम्पल हाइड्रोलिक स्टेटमेंट्स हैं फॉर पार्शियली कंबाइंड सीवर्स, उसमें ऑप्शन 1 देन यूजिंग प्लॉट्स इन द एरिया, उसके लिए ये है। इसके टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स ऑलमोस्ट 29 है, बाज़ दफ़ा 33 भी हो जाते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितना डाटा इसमें यूज़ करना चाह रहे हैं। तो जैसे कि अब सीरियल नंबर है सीवर का, उसके बाद उसकी फ्रॉम मैन होल टू मैन होल, मीन कि कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ पे एंड हुआ, देन लेंथ, प्लॉट्स ऑनलाइन कितने हैं, प्रीवियस कितने आ रहे हैं उसमें। जब एक कंबाइंड लाइन एक यूज़ कर रहे होते हैं तो वो डेफिनेटली जब एक लाइन पे सारे के सारे प्रीवियस फॉर्म्स हैं जिनका वो लेके आ रहा है सीवर, वो भी सारे इसमें लिखने होते हैं। वो आगे जब कैलकुलेशन करेंगे उससे आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आपका टोटल कितने प्लाट्स हैं, उसके बाद अदर पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन,
अदर पॉपुलेशन मीन कि अगर आपने कोई और इसमें पॉपुलेशन है, मॉस की है, कमर्शियल एरिया की है, या पार्क्स की है, डिफरेंट एरियाज की वो पॉपुलेशन आप पॉपुलेशन एक्विवेलेंट इसमें पुट करते हैं और इसको आगे यूज़ करते हैं। ये सारे का सारा जो आप डिज़ाइन लैब में ये लर्न करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे अगर मैं बताता हूँ कि बहुत लेंथी हो जाएगा, ये ओवरऑल पूरा एक प्रोसीजर है। तो इसमें जस्ट आपको सिंपल सी इसकी चीज़ें बतानी थी। एवरेज डेली सीवेज फ्लो, देन हम उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन ऐड करते हैं, देन 5 to 10% ऑफ डेली फ्लो, देन पीक फैक्टर जो यूज़ किया जाता है ह्यूमन फार्मर से जनरली एक ही हम यूज़ करते हैं, और पीक ड्राई वेदर फ्लो जो इसमें है वो यूज़ होगा। उसके बाद स्टॉर्म सीवेज एंड आफ्टर दैट आपका डिज़ाइन फ्लो आ जाएगा Q6 में और मीटर क्यूब पर सेकंड में, वट एवर यू वांट टू यूज़। उसके बाद वेलोसिटी फुल जो हमारी डिज़ाइन वेलोसिटी है, देन डाया इंचेस में जो प्रोवाइड करने हैं, देन स्लोप कैलकुलेट होगी, देन क्यू फुल होगा कैलकुलेट जो डाया प्रोवाइड किया है उसके अकॉर्डिंगली क्यू फुल कैलकुलेट होगा, देन क्यू ओवर क्यू फुल की रेशियो, देन डी ओवर डी डेप्थ जो भी अपने जो ग्राफ था उसके थ्री हमने कैलकुलेट किया है, देन एक्चुअल डेप्थ, ये पार्शियल फ्लो एनालिसिस है, यहाँ से स्टार्ट होता है पार्शियल फ्लो एनालिसिस, ये सारे का सारे उसके लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। अब ये हो गई, उसके बाद वी एक्चुअल कैलकुलेट करते हैं, वी फुल जो हमें पता होती है ऑलरेडी। उसके बाद फॉल, वो जो हमारा लेंथ इंटू स्लोप, ये स्लोप कैलकुलेट की है उसके अकॉर्डिंगली रिसीवर की जो लेंथ है जो कॉलम नंबर 4 में से मल्टीप्लाई करके फॉल कैलकुलेट करते हैं। ये ग्राउंड लेवल है, लोअर इनवर्ट लेवल, अपस्ट्रीम इनवर्ट लेवल और डाउनस्ट्रीम लेवल। अब ये भी अपस्ट्रीम लेवल और डाउन लो इन्वर्ट लेवल जो है, जो उसके जो हाइट्स हैं फ्रॉम मीन सी लेवल वो गिवन है। इसी तरह आप ये सारे कैलकुलेट करते हैं इन्वर्ट लेवल्स, और ये आपको इसका आइडिया मेजर होगा जब आप डिज़ाइन लैब परफॉर्म करेंगे, उससे आपको इसका आइडिया हो जाएगा। ये यूजिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, यहाँ पे प्लॉट्स की जगह पे एरिया आ जाएगा, जस्ट ऑनलाइन कितना एरिया, प्रीवियस कितना एरिया है, उसके अकॉर्डिंगली पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, जब उससे मल्टीप्लाई करते हैं टोटल नंबर ऑफ पर्सन आए थे उससे फिर हम एवरेज डिमांड और फिर पीक फ्लो इन्फिल्ट्रेशन वट एवर हम कैलकुलेट करके वो बाकी कैलकुलेशन सारी की सारी सेम है। अब ये इसका प्रोसीजर आप लोग इसको देख लीजिएगा, इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है, कोई इसमें मसला नहीं है। इफ यू हैव एनी इशू देन मैं ये वाली स्लाइड को दोबारा एक्सप्लेन करके आपको सेंड कर सकता हूँ, आप व्हाट्सएप पे मुझे बता दीजिएगा, लेकिन कोई इतना इशू नहीं है इसमें। ये आप सिंपल इसको सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है, वो आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, और ये इसके सैम्पल कैलकुलेशंस हैं, ये भी आप लोगों को समझाने के लिए इसमें की ऐड की हुई है, इसको भी आप देख लेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हमने इसको कैलकुलेट कैसे करना है सब सीरीज। नेक्स्ट स्टेप दैट इज फोर्थ स्टेप, preparation of drawings and BOQs. Typical drawings include sewer layout plan, sewer joints, manholes, sewage disposal station, sewer profile और L sections। इसमें सीवर लेआउट प्लान में जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो मैप के ऊपर हम लेआउट डाउन करेंगे कि इसमें कहाँ से कौन सी स्ट्रीट से कौन सा डाया का सीवर जा रहा है और कहाँ से किसके साथ मिल रहा है, किस मैनहोल के साथ मिल रहा है, ये सारे का सारा प्लान। सीवर के जॉइंट्स की डायग्राम के उसमें जॉइंट्स किस तरह के प्रोवाइड करने हैं, मोस्टली ये टंग एंड ग्रूव जॉइंट और इस तरह के जो बेल एंड स्पाइगोट जॉइंट वगैरह यूज़ होते हैं, उसको भी हम सीवर ऑपरेटिंग में डिस्कस करेंगे। मैन होल्स की ड्राइंग्स, उसके बाद सीवर डिस्पोजल स्टेशन की ड्राइंग्स हैं जिसमें उसका वेट वेल, ड्राई वेल, स्क्रीन चैम्बर प्लस उसकी जो बाउंड्री वॉल है प्लस जो एक रूम है जो आप वहाँ पे जो भी स्टाफ आपने रखा होगा उसका ऑफिस रूम या वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए रूम अवेलेबल है, प्लस पंपिंग मशीनरी के लिए जो रूम आप उसमें प्रोवाइड करेंगे उसकी ड्राइंग्स हैं। देन सीवर प्रोफाइल और एल सेक्शन, जिसमें अब जो मेन आपकी लाइंस हैं लेटरल्स को छोड़ के सब मेन्स और ट्रैक सीवर्स की सारी प्रोफाइल्स आपको प्रोवाइड करनी होगी कि उनके जो रिड्यूस लेवल के अकॉर्डिंगली, ये इसको थोड़ा सा मैं अगर ड्रा कर दूँ आगे देख भी लेंगे आप, लेकिन ये इस टाइप का होगा।
कि ये सीवर लाइन आपकी जा रही है और ये इस तरह नेचुरल सरफेस लेवल जो है वो इस तरह नॉर्मली होता है, वो किसी भी एरिया का डिफरेंट हो सकता है उसमें। तो ये सीवर लाइन जा रहा है, इसमें मैन होल्स को मार्क किया जाता है इस तरह, ये ग्राउंड लेवल से इस तक ये मैन होल्स आते हैं, और मैन होल्स के थ्रू ये हमने एक लाइन को सिलेक्ट करना है और उसके लिए हम सीवर प्रोफाइल बनाते हैं, फिर दूसरी फिर तीसरी इस तरह से हम डिफरेंट मेन सब मेन और जो आपकी ट्रंक सीवर्स है इस तरह की लाइनें ड्रॉ करते हैं, या एक कंप्लीट लाइन भी फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड भी हम प्रोफाइल उसकी बना सकते हैं, लेकिन आपको बाकी उसके फिर सब पार्ट्स बनाने होंगे बाकी लाइनें। लाइक अगर हमारे पास इस तरह का सीवर है, इस तरह मैं शो कर रहा हूँ आपको, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी लाइन्स आ रही हैं, तो आप एट ए टाइम यहाँ से लेके जहाँ तक इसकी सारे की प्रोफाइल बना लेते हैं और इनकी फिर आप अलहदा से बनाएंगे। तो इस तरह करके इसकी जितनी भी एक स्टार्ट से एंड तक भी आप लाइन बना सकते हैं, बाकी ब्रांचेस की अलहदा से बनाएंगे। ये है एस सेक्शन ऑफ सीवर प्रोफाइल। और सीवर प्रोफाइल को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर डिजाइन वर्टिकल प्रोफाइल, इसको ये कहें कि वर्टिकल प्रोफाइल इज ड्रॉन फॉर ईच सीवर लाइन। द पर्पस इज it provides basis for construction of drawing. Construction drawings के लिए basis provide करती है. Then helps site engineer to maintain correct जो correct gradients हैं उनको maintain करना जरूरी है, वो इसी लाइन से वो ज़्यादा उसको understand करते हैं. Then helps in preparing BOQs. BOQs prepare करने के लिए और cost estimate के लिए, that is very useful because we have to calculate excavation cost and filling cost, which is calculated from these L section profiles. For sewer profile, it shows underground utility services, वाटर एंड गैस एक्स्ट्रा, इसकी तरह की जो यूटिलिटी सर्विसेज हैं उनका भी इस पर मैंशन कर दिया जाता है कि कौन से मैन होल पे जाके इस तरह की कुछ सर्विस आ रही है, उसकी ड्राइंग्स में मैंशन कर दिए जाते हैं। For sewer profile, distances are plotted along x-axis and elevations along y-axis, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया। A typical sewer profile is shown in slide, here आप देख सकते हैं, ये वर्टिकल लाइन एक्सेस है और ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सेस है। इसमें ये देखें मैनहोल 1, मैनहोल 7, मैनहोल 11, वट जितने भी मैनहोल जहाँ से जहाँ तक आपकी लाइन जा रही है उसके साथ अकॉर्डिंगली आप इसमें मैनहोल नंबर लिखते जाते हैं। साथ ही इस तरफ आप इसके जो नेचुरल सरफेस लेवल है और इन्वर्ट लेवल दोनों को आप लिखते हैं, और ये इसके साथ आप जो पर्टिकुलर मैन होल्स आ रहे हैं ये सारे ये ओवरऑल इनको मेंशन करते रहते हैं। मैन होल 2 है, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 8, 9, 10, 11, इस तरह करके आप सारे मैन होल्स को इस तरह अरेंज करते हैं। उसके साथ आप नीचे हर सीवर की लेंथ, उसकी स्लोप, उसका डाया। अब देखें एक ही पार्टिकुलर अगर स्लोप आ रही है तो उसमें हम ये भी कर सकते हैं कि मैनहोल टू मैनहोल ना प्रोवाइड करें और डायरेक्ट हम मैनहोल 11 टू 7 अगर एक ही डाया है और एक ही स्लोप है उसकी, तो हम सारे का सारा एक ही प्रोवाइड कर सकते हैं जिस तरह इसमें है, लेकिन आप इसको सेपरेटली भी कर सकते हैं कि हर मैनहोल की अलग से सेक्शन बनाएं, जिस तरह भी ये लिंक्ड है इसके साथ। तो ये क्योंकि यहाँ पे इसलिए इसको शो किया गया है कि यहाँ पे देखें ये ड्रॉप आ रहा है, ये डाया डिफरेंस की वजह से। यहाँ तक डाया सेम था 225 और यहाँ से आगे 300 स्टार्ट हो रहा है, तो ये देखें इसके इन्वर्ट लेवल से ड्रॉप को माइनस, जो डाया डिफरेंस से माइनस किया तो ये थोड़ा सा लेवल रिड्यूस हो गया। ये आपने देखना है, ये इसमें मस्ट मेंशन करना बहुत ज़रूरी है इसको, क्योंकि ये देखें 300 डाया यहाँ तक है और ये 375 है, तो 75 इंचेस जो मिलीमीटर है सॉरी वो इसको ड्रॉप कर दिया गया आगे से। तो ये इसकी बेसिकली गाइडेंस के लिए होता है आपके जो साइट इंजीनियर है उसके, ये प्रोफाइल बहुत ज़रूरी है, इसको ये अंडरस्टैंड करना बड़ा ईजी होता है। ऊपर इसका स्केल मेंशन कर दिया जाता है, दैट इज़ 1 सेंटीमीटर 10 मीटर एक्स्ट्रा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, जो भी आपने स्केल इसका यूज़ करना है। नेक्स्ट इज subsequent modification, that is number 5. The reasons may be some unforeseen incidents or to accommodate some additional demand or requirements of the client.
देयर में बी सेवरल अदर रीजंस जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक दफ़ा आपने जो कंप्लीट ड्राइंग्स हैं, कंप्लीट लेआउट प्लान एवरीथिंग सेंड किया है आगे क्लाइंट को, तो उन्होंने अपना एक जो कंसल्टेंट रखा होता है जो उसको व्यू करेगा, तो वो हो सकता है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें फाइंड कर ले, जैसा कि सपोज करें कि हमने बहुत से ऐसे सीवर है जिसमें जो पार्शली फ्लो जब करेंगे तो वहाँ पे फ्लश टैंक्स प्रोवाइड नहीं किए गए जिनकी वेलोसिटी मेंटेन नहीं होती, तो वहाँ पे वो रिकमेंड कर सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे फ्लश टैंक प्रोवाइड करें, या कोई वो इसमें एडिशनल कह सकते हैं जी आप इसमें देखें जी इनलेट्स आपने कम दिए हैं, इसको इनलेट्स ज़्यादा प्रोवाइड करें। सो इस तरह की मॉडिफिकेशन जो है वो पॉसिबल हैं, तो वो आपको बाद में करनी पड़ सकती है। अंडरस्टैंड invert levels calculation procedure, I have added this example, so let's solve। इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये ब्लू कलर के जो डॉट्स हैं या सर्कल्स हैं, ये आपके पास मैनुअल्स शो कर रहे हैं। इसमें M1, M3, M2, M4, M5 और M6 हैं। अब इसको मैंने अरेंज इस तरह किया कि M1 से फ्लो जो है M3 की तरफ जा रहा है और M2 से भी M3 की तरफ आ रहा है। फिर फ्लो जो है वो M3 से M4 की तरफ, M5 की तरफ और M4 से भी M5 की तरफ और एट द एंड M5 टू M6। सो हमारे पास हर मैन होल का नेचुरल सरफेस लेवल गिवन है, ठीक है। अब उसके बाद जो दो मैन होल्स के दरमियान सीवर है उसका डायमीटर और लेंथ का स्लोप गिवन है। मीन all the data is given, we have to just calculate invert levels। तो आप इसमें एक बात याद रखिएगा, जैसा कि ये मैनुअल 1 से M3 की तरफ और M2 से M3 की तरफ हो रहा है, तो दोनों का जो डेड एंड से स्टार्ट हो रहा है, जैसा कि ये जो डेड एंड्स हैं, these are dead ends, इन पे याद रखिएगा कि यहाँ पे इन्वर्ट लेवल कैलकुलेट करने के लिए अर्थ कवर जो कि 1 मीटर है ये माइनस करना पड़ेगा नेचुरल सरफेस लेवल से। उसके बाद माइनस करना होगा हमने डायमीटर सीवर, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें से थिकनेस ऑफ सीवर वो माइनस करनी होगी और दोबारा नेचुरल सरफेस लेवल माइनस अर्थ कवर माइनस थिकनेस माइनस डायमीटर पाइप, ये आपके पास इन्वर्ट लेवल है। अब लेकिन जब आप यहाँ पे आते हैं तो इसका इन्वर्ट लेवल मैंने आपको जो पहले बताया कि इसका इन्वर्ट लेवल इन दोनों में से जो यहाँ से जो इस मैनहोल से यहाँ तक आते हुए जो इस पाइप का इस पॉइंट पे और इधर से इस पॉइंट पे जो इन्वर्ट लेवल है M1 टू M1 M3 और M2 M3 दोनों सीवर्स का, उनमें से जो लोअर होगा वो इन्वर्ट लेवल हो जाएगा आगे रिसीविंग सीवर का। इफ इन केस के दोनों जो डिस्चार्जिंग सीवर हैं वो भी प्लस रिसीविंग सीवर इनका डायर सेम है, लेकिन अगर जैसे कि ये डिस्चार्जिंग सीवर 225 का है, इधर से डिस्चार्जिंग सीवर 300 मिलीमीटर का है और प्लस रिसीविंग सीवर जो है वो 375 मिलीमीटर का है। तो इस केस में अब इनमें से हम देखेंगे कि जो दोनों पाइप्स आ रहे हैं इधर से और इधर से, इन दोनों में से इसका इन्वर्ट लेवल लो है, वो इसका आगे उसमें से फॉल माइनस करके जो इसका सॉरी डिफरेंस माइनस करके वो इसका आगे डाउनस्ट्रीम इन्वर्ट लेवल अपस्ट्रीम इन्वर्ट लेवल बन जाएगा M5 का। तो इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट करना है। पहले क्या करना है कि हमने सब के इन्वर्ट लेवल फाइंड आउट करने हैं इन पॉइंट्स पे। यहाँ पे इन्वर्ट लेवल फाइंड किया मैनुअल 1 पे और इधर मैनुअल 2 पे इन्वर्ट लेवल कैलकुलेट किया, फिर मैनुअल 4 का इन्वर्ट लेवल कैलकुलेट किया। इसमें से माइनस करना है अर्थ लेवल को, लेकिन जो बाकी ये रिमेनिंग है ये सारे मैन होल्स, इनमें से सिर्फ और सिर्फ इनका इन्वर्ट लेवल कैलकुलेट करने के लिए हमने ओनली हम इसमें से जो डाउनस्ट्रीम इन्वर्ट लेवल हैं आपके जो डिस्चार्जिंग सीवर्स हैं
उसको उसमें से डाया डिफरेंस माइनस करना है या उसको डायरेक्टली यूज कर लेना है अपस्ट्रीम इनवर्ट लेवल और रिसीविंग सीवर। सो इसको हम आगे एग्जांपल जो उसकी कैलकुलेशन टेबल है वो देख। So now this is a calculation table for design example. तो मैंने previously diagram देखा उसका calculation table है। इसमें अगर आप यहाँ देखें तो इसमें मैंने सीवर्स नंबर मेंशन किए 1 2 3 4 5 सीवर्स हैं। और सीवर 1 जो है वो मैनुअल 1 से मैनुअल 3 तक है, सीवर 2 मैनुअल 2 से मैनुअल 3, सीवर 3 मैनुअल 3 to 5, सीवर 4 4 to 5 और सीवर 5 from 5 to 6। इस तरह उनकी रिस्पेक्टिव लेंथ डायाज उनका डाया डिफरेंस। और डाया डिफरेंस सिर्फ उनका चेक करना है जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं और सिर्फ ये देखना है कि वो उनको हम देखेंगे इसमें बाकी को नहीं। और जैसा कि अब जो M3 M5 है ये डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ से अगर आप देखें अपनी कैलकुलेशन में इसका ये M2 to M3 पे डिपेंड कर रहा है, तो इसी का इसका डाया माइनस ये डाया, ये दोनों डायाज का आपस में डिफरेंस दिया है जो 0। और सिमिलरली अगर हम देखें तो आगे लोअर इन्वर्ट लेवल M4 है, M4 to M5 और M3.5 में से लोअर इन्वर्ट लेवल सीवर नंबर 3 का है, दैट इज M3 to M5। तो उसका डिपेंड कर रहा है आगे वाले सीवर पे जो कि M5 M6 है। तो हम इस 375 में से 225 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास डाया डिफरेंस 150 होगा। इसी तरह आगे उनकी थिकनेस, उसके बाद स्लोप, डेप्थ है। डेप्थ भी उनकी सिर्फ लिखनी है जिनकी जो स्टार्ट जो है वो डेड एंड से है, बाकी उनकी डेप्थ यूटिलाइज नहीं होगी, ना ही उनके लिए थिकनेस यूटिलाइज होगी। ये भी याद रखिएगा कि जिन पे जो डिपेंडेंट सीवर हैं तो प्रीवियस सीवर पे उन पर ना थिकनेस यूज होती है ना ही उनका जो डाया है, सॉरी जो डेप्थ है अर्थ लेवल की यूज होगी। तो उसके लिए सिर्फ फॉल और डाया डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे। अब हम अगर इसको देखें, ये जो सारा डाटा इसमें रेंज कर दिया डेप्थ और स्लोप थिकनेस, ये सारा जो गिवन डाटा है वो कर, उसके बाद हमने फॉल कैलकुलेट करना है। फॉल इज इक्वल टू स्लोप इनटू लेंथ। तो स्लोप की वैल्यू है 0.8, इसके साथ इसकी जो लेंथ है मल्टीप्लाई की तो इससे फॉल कैलकुलेट होता है। अब नेचुरल सरफेस लेवल में अपस्ट्रीम नॉट लेवल और डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम नेचुरल सरफेस लेवल और डाउनस्ट्रीम सरफेस लेवल जो है वो गिवन है हर मैनुअल का। अब M1 का अपस्ट्रीम नॉट लेवल होगा और M3 पे डाउनस्ट्रीम नॉट लेवल होगा, दैट इज 100 फॉर फर्स्ट सीवर और सेकंड सीवर इट इज 199.5 सो। तो अब हमने जब M1 पे कैलकुलेशन करनी है तो उसमें क्या होगा, नेचुरल सरफेस लेवल 100 minus 1 that is earth level and minus thickness of the sewer minus diameter of the sewer, that is it comes to 98.74। और अब हमारे पास जो डाउनस्ट्रीम इन्वर्ट लेवल है वो कैलकुलेट करने के लिए जो अपस्ट्रीम इन्वर्ट लेवल उसमें से सिर्फ फॉल माइनस करते हैं। 98.74 में से 0.24 माइनस किया तो हमारे पास 98.5 है। अब जब M2 और M2 की सिमिलर कैलकुलेशन है उसमें से भी जो अपस्ट्रीम इन्वर्ट लेवल है उसमें से जो नीचे सरफेस लेवल माइनस डेप्थ माइनस थिकनेस और माइनस डाया तो माइनस किया तो आपके पास 98.74 सिमिलर चीज़ हुई है। अब उसमें से हमने फाल जब माइनस किया तो इसका फाल ज़्यादा है क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है 50 मीटर, तो ये माइनस किया तो 98.34 आ गया। अब जो नेक्स्ट सीवर है M3 to M5, अब ये इन दो सीवर्स पे डिपेंड कर रहा है, सीवर 1 और 2 पे, लेकिन जो इसका जब इसका इन्वर्ट लेवल कैलकुलेट करना है तो इसका जो डाउन जिसका लोअर इन्वर्ट लेवल है वो इसका अपस्ट्रीम इन्वर्ट लेवल हो जाएगा क्योंकि इनसे डाया डिफरेंस नहीं है। अगर डाया डिफरेंस होता तो उसमें डाया डिफरेंस भी माइनस होना था। सो हमने इसको पिक करके कैटेगरी लिख दिया कि लोअर इन्वर्ट लेवल पे इसका अपस्ट्रीम इन्वर्ट लेवल बना दिया एट M3 फॉर सीवर नंबर 3।
सो जब इसका डाउन स्ट्रीम कैलकुलेट करेंगे तो इसमें सिमिलरली फॉल जो है 1.2 इसमें से माइनस कर देंगे, हमारे पास 97.14 मीटर्स जो डाउन स्ट्रीम मतलब है वो कैलकुलेट हो गया। उसके बाद M4 टू M5 है, इसमें लेंथ गिवन है डाया उसका 300 है। अब इसके लिए भी हमने वही सिमिलर प्रोसेस यूज़ करना है, क्योंकि अब यहाँ पे भी ये डेड एंड है, इसमें से भी एल जो 100 है -1 माइनस थिकनेस माइनस डाया, तो 98.625 मीटर जो है ये हमारे पास डाउन स्ट्रीम सॉरी अप स्ट्रीम वाट लेवल है एट M4। अब उसका डाउन स्ट्रीम वाट लेवल एट M5 कैलकुलेट करने के लिए सीरियल नंबर 4 का जो उसके लिए हमें सिर्फ फॉल माइनस करना है, तो आपको ये अप स्ट्रीम वाट लेवल उसमें से तो फॉल इसका 0.8 है, तो माइनस किया तो 97.825 मीटर्स जो है वो एनवर्ट लेवल आ गया हमारे सीरियल नंबर 4 डाउन स्ट्रीम वाट लेवल फॉर सीरियल नंबर 4। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अब जो M5 और सीरियल नंबर 5 है दैट इज M5 टू M6, ये डिपेंड कर रहा है M3 टू M5 और M4 टू M5 सीरियल नंबर 3 और 4 पे। सो लेकिन सीरियल नंबर 3 का जो इन्वर्ट लेवल है वो लोअर है, तो हम डायरेक्ट ये इन्वर्ट लेवल इधर लेके आएंगे, जैसे कि यहाँ हमारे पास आया, इसमें से सिर्फ डायरेक्ट डिफरेंस जो है वो माइनस होगा, हमारे पास ये क्या आ गया 96.995। अब ये क्योंकि इधर तो सिमिलर था जब डायरेक्ट डिफरेंस नहीं था, बिल्कुल इनकी दोनों की वैल्यू सेम थी, बट यहाँ पे डिफरेंस आ गया ड्यू टू डायरेक्ट डिफरेंस। और अब जो डाउन स्ट्रीम इन्वर्ट लेवल है उसमें से फॉल माइनस किया 0.24, हमारे पास 96.74 जो डाउन स्ट्रीम इन्वर्ट लेवल है एट M6 वो कैलकुलेट होगा। इस तरह आपने इन्वर्ट्स को शिफ्ट करना है आपकी रीजनल कैलकुलेशन में जब आप डेटा डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो ये एग्जाम्पल से आपको अंडरस्टैंडिंग होगी होगी। अब इसका न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व कर लेंगे। इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का बेस्ट प्रोसीजर यही है कि आप इसको इसका टेबुलर फॉर्म में लिख लेंगे, आपकी कैलकुलेशन ईजी होगी, अदरवाइज फिर थोड़ा उसकी जो है लेंथ इंक्रीज हो जाती है। होप सो कि अब ये डिज़ाइन एग्जांपल के एडिशन के बाद इसको फर्दर अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी इन्वर्ट लेवल की। तो अगर फिर भी कोई इशू है तो आप व्हाट्सएप पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, किसी भी स्लाइड में किसी भी जगह पे कोई इशू है इस लेक्चर में, मैं इंशाल्लाह आपको इसमें प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू।